यूक्रेन में युद्ध की कहानी मुख्य रूप से दो देशों यूक्रेन और रूस की कहानी के रूप में बताई गई है, लेकिन ये पश्चिम के बारे में भी है। यूक्रेन ने मुख्य रूप से अपनी खुद की सूझबूझ और नवाचार के संयोजन के जरिए डट कर लड़ने का मौका बनाया है, लेकिन इसमें पश्चिमी प्रतिबंधों, पश्चिमी हथियारों और यहाँ तक कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के यूक्रेन के साथ भू राजनीतिक रूप से जुड़े रहने और उसे ताकत की स्थिति से वार्ता की मेज तक लाने में मदद करने पर भी निर्भरता है। इस दौरान चीन शांतिपूर्वक पीछे रहकर इसका लाभ उठा रहा है। वे सस्ते रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं, मास्को को आर्थिक मदद दे रहे हैं और शिखर सम्मेलनों में कैमरों के सामने मुस्कुरा रहे हैं। अन्य विश्व नेताओं ने तो रूस चीन संबंध को सीमाओं के बिना दोस्ती भी कहा है। हालांकि वह दोस्ती पूरी तरह असीमित नहीं है और चीन रूस की कमजोरियों का फायदा उठा रहा है। आपने शायद इसकी मुख्य खबर सुनी होगी जो साइबेरिया के आसपास है। कहा जाता है कि चीन गुप्त रूप से बाहरी मंचूरिया की वे जमीनें वापस चाहता है जो छिंग साम्राज्य ने 19वीं सदी में रूस से खोई थी, जिसे बीजिंग आज भी अपमान की सदी कहता है। और ये बात पूरी तरह से कल्पना नहीं है, इसके पीछे असली सच्चाई है। यही कहानी का हिस्सा सबसे ज्यादा ध्यान पाता है, लेकिन असल में क्या हो रहा है कम बताता है। जब सब अमूर नदी पार करने वाले चीनी टैंकों पर बहस कर रहे थे, चीन चुपचाप ज्यादा कीमती और आसानी से मिलने वाली चीज के पीछे था, लीवरेज। यही रूस की कमजोर कड़ी है जिसे वो शायद न बचा सके। शुरू करते हैं उस हिस्से से जिसे आप में से ज्यादातर लोग पहले से आधा जानते हैं, क्योंकि इसी पर सब कुछ टिका है। बाहरी मंचूरिया में क्षेत्रीय शिकायत असली है, कम से कम आंशिक रूप से, और बीजिंग इसे ऐसे तरीकों से उकसा रहा है जो सिर्फ इंटरनेट पर चर्चा से कहीं आगे जाते हैं। फरवरी 2023 में चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने ऐसा बयान जारी किया जिससे संकेत मिला कि वह रूसी सीमा के 8 स्थानों के लिए पुराने चीनी नामों का भी उपयोग करेगा। व्लादिवोस्तोक रूस के प्रशांत बेड़े का मुख्यालय को हैशनवेई और सखालिन द्वीप को कुएकुएडो कहा गया। स्टैनोवॉय पर्वत श्रृंखला को बाहरी शिंगान पर्वत श्रेणी कहा गया। ये बदलाव रूसी सुदूर पूर्व के बड़े शहरों से जुड़े थे और एक विदेशी सरकार ने अपने नक्शानवीसों को उन्हें लुप्त साम्राज्य के नाम देने को कहा। तनाव बढ़ता रहा। उस साल की शुरुआत में चीन ने इस क्षेत्र के कई स्थानों के नाम बदलने का आदेश दिया था। फिर अगस्त 2023 में देश के नए मानक नक्शे ने पूरे बोल्शॉय उस्सूरिस्की द्वीप को चीन की सीमाओं के अंदर दिखा दिया। ये अहम है क्योंकि 2008 में रूस और चीन ने द्वीप की स्थिति औपचारिक रूप से सुलझाई और उसे लगभग आधा आधा बांटने पर सहमति हुई। रूस ने समझौते के लिए अपनी जमीन का हिस्सा चीन को दे दिया था। 15 साल बाद बीजिंग ने चुपचाप उस समझौते को हटा दिया और पूरे द्वीप को चीनी लाल रंग में दिखा दिया। उस नक्शे में भारत की विवादित जमीन और लगभग पूरा दक्षिण चीन सागर भी शामिल था। रूस अकेला नहीं था, उसके साथ अन्य देश भी थे। जहां रूस ने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि सीमा का सवाल पहले ही सुलझ चुका है, वहीं कुछ अधिक संशयवादी विश्लेषकों का मानना है कि यह रूस और उसके सभी पड़ोसियों के लिए एक सूक्ष्म संदेश था कि चीन कभी भी अपने साम्राज्य की पुरानी हदों को नहीं भूलता। मई 2024 में पुतिन की बीजिंग की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने उसी द्वीप के संयुक्त विकास के लिए एक रोडमैप पर भी हस्ताक्षर किए। यह बयान अपने आप में रूस के इस रुख के अनुरूप है कि वह द्वीप के आधे हिस्से का मालिक है और उस पर अपना दावा बरकरार रखता है। इस बिंदु तक आते आते ज्यादातर कहानियां आमतौर पर पटरी से उतर जाती है, क्योंकि ये देखना आसान है कि ऐसा क्यों हो सकता है। आखिरकार चीन से सटे रूसी क्षेत्रों की आबादी केवल 8 मिलियन है और ये देश की आबादी और प्रशासनिक केंद्रों से काफी दूर है। कल्पना करें, चीन अचानक उस क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है, रूस को पता भी नहीं चलेगा। और अधिकांश रिपोर्टें जो आक्रमण की संभावना जताती हैं, वे यह भी बताती हैं कि यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे चीन अपनी महान पुनर्जागरण नीति के तहत गुप्त रूप से खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेकर चीनी राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना चाहता है। रूस के सुदूर पूर्व के कुछ हिस्से असल में चीन के हैं और यूक्रेन में उलझा कमजोर रूस अब उन्हें हथियाने के लिए आसान निशाना है। हालांकि साइबेरिया पर चीन की सैन्य विजय की संभावना सबसे कम है, क्योंकि रूस के पास परमाणु हथियार हैं और सीमा तय हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है
कि रूस के सुदूर पूर्व का बाहरी मंचूरिया, जिसे चीन ने खोया, वहां कल्पना के अनुसार विशाल तेल गैस भंडार नहीं है। ये भंडार उत्तर और पश्चिम में है। असल कहानी शांत है और रूस के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि यह पहले ही हो रही है और मॉस्को के पास रोकने के कम विकल्प हैं। चीन को वास्तव में रूसी सुदूर पूर्व पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर आंकड़ों के अनुसार रूस धीरे धीरे सुदूर पूर्व पर अपना नियंत्रण सौंपता जा रहा है। इसके लिए हमें नक्शे के सबसे ऊपर रूस के पूरे उत्तरी समुद्री तट और उत्तरी समुद्री मार्ग की ओर देखना होगा। रूस की तरफ से यह शिपिंग लेन नॉर्वे के पास बैरेंट सागर से शुरू होकर पूर्व में बेरिंग जलडमरू मध्य तक जाती है। इतिहास के ज्यादातर हिस्से में यह जमी हुई रहती थी, बेकार थी, एक सफेद शून्य जैसी। लेकिन जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पीछे हट रही है, वह रास्ता धरती के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गलियारों में से एक बनता जा रहा है। रूसी आर्कटिक तट से उत्तरी चीन से उत्तरी यूरोप तक जहाज स्वेज नहर की तुलना में अपनी यात्रा 30 से 40% तक घटा सकता है। अक्टूबर 2025 में एक अकेले कंटेनर जहाज ने पूर्वी चीन के एक बंदरगाह से यूनाइटेड किंगडम तक की यात्रा 20 दिनों में पूरी की थी। स्वेज नहर के रास्ते वही यात्रा आमतौर पर 40 दिन लेती है, जबकि केप ऑफ गुड होप के रास्ते लगभग 50 दिन। अगर आप अपनी शिपिंग का समय आधा कर देते हैं तो आप एक साथ अपने ईंधन, लागत और कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर देते हैं। चीन जैसी निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए यह केवल लोगों, संसाधनों या भू राजनीतिक रुचि से रहित क्षेत्र से अधिक लाभकारी है। उत्तरी मार्ग लगभग पूरी तरह उन जल क्षेत्रों से जिन्हें रूस अपना मानता है गुजरता है। कागजों पर रूस को दुनिया की सबसे अहम सड़क पर द्वारपाल बनना चाहिए और टोल वसूलना चाहिए, लेकिन वह इसका खर्च नहीं उठा सकता। उन आंकड़ों पर गौर करें जो रूस ने अपने लिए तय किए थे और फिर देखें कि वास्तव में उसने क्या हासिल किया। पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें 2024 में उत्तरी समुद्री मार्ग के जरिए 80 मिलियन टन माल ले जाने का लक्ष्य रखा गया था। पहले की योजना दस्तावेजों में तो इससे भी ऊंचा 90 मिलियन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन रोसेटम, जो इस मार्ग का संचालन करने वाला सरकारी निगम है, ने उस साल करीब 38 मिलियन टन माल ले जाने की रिपोर्ट दी थी। निष्पक्ष रूप से देखें तो यह रिकॉर्ड था, जो पिछले साल से 1.5 मिलियन टन अधिक था, पर यह आधिकारिक लक्ष्य का आधा भी नहीं था। यही अंतर रूस की आर्थिक स्थिति समझने के लिए काफी है। कुछ विशेषज्ञों ने इस मार्ग को राष्ट्रीय बजट के लिए एक ब्लैक होल कहना शुरू कर दिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पैसा निगलता है और बदले में बहुत कम देता है। और भी बुरा यह कि रूस अपने आइस ब्रेकर निर्माण के लक्ष्यों को नहीं पूरा कर पाया, जिससे आर्कटिक शिपिंग लेन की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। ये अपने आप नहीं चलता और आप किसी जहाज को समुद्र पार की यात्रा पर भेजकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो दूसरी तरफ पहुंच जाएगा। जहाजों को बर्फ में चलाने के लिए आइस ब्रेकर जरूरी होते हैं, जो दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। रूस के पास अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर बेड़ा है, जिसमें करीब 40 पोलर जहाज और 8 परमाणु चालित हैं। यह एक वास्तविक बढ़त है जो देश ने दशकों में बनाई है, सोवियत युग से लेकर अब तक। इनका सबसे बड़ा गरु प्रोजेक्ट 22,220 के नए जहाज है। आर्कटिक, सिबिर, उरल और याकुतिया सेवा में आते समय ये दुनिया के सबसे बड़े आइस ब्रेकर थे, पर रूस को बढ़त बनाए रखने के लिए और जहाज चाहिए। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस कम से कम 13 परमाणु जहाज और कुल 17 आइस ब्रेकर हर समय उपलब्ध रखना चाहता है। हम 2030 तक कम से कम 5 और जहाज पूरे होने की बात कर रहे हैं। वही तंत्र जो युद्ध में रूस को रोक रहे हैं यहां भी नजर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम रोज वीडियो पोस्ट करते हैं ताकि आप वैश्विक भू राजनीति पर नजर रख सकें। अब आइस ब्रेकर की बात पर वापस आते हैं तो ये बताना जरूरी है कि रूस की अगली पीढ़ी के आइस ब्रेकर कार्यक्रम का प्रमुख जहाज लीडर क्लास रॉसिये है। यह जहाज प्रोजेक्ट 2220 आइस ब्रेकर से लगभग दोगुना शक्तिशाली है और 4 मीटर से मोटी बर्फ में 50 मीटर चौड़ा मार्ग बना सकता है। फार ईस्ट में स्थित ज्वेज़दा यार्ड में इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ था, लेकिन 2026 की शुरुआत तक जहाज का केवल एक छोटा हिस्सा ही बन पाया है और इसकी डिलीवरी की तारीख 2027 से बढ़कर अब 2030 हो गई है। इसके कारण लगभग हास्यास्पद है। सबसे पहले जहाज के मुख्य ढांचे के हिस्से
मूल रूप से क्रामाटोर्स्क के एक प्लांट से आने थे जो डोनेट्स्क में है और जिसे बाद में युद्ध में नष्ट कर दिया गया। फिर जहाज के रिएक्टरों के लिए जो नए हैच कवर थे वे समुद्र में खो गए जब उन्हें ले जा रहा रूसी मालवाहक जहाज भूमध्य सागर में डूब गया। और रूस इस परियोजना में आने वाली एकमात्र बाधा नहीं है। चुकोटका नामक परमाणु आइस ब्रेकर 2024 के अंत में बड़े समारोह में लॉन्च हुआ, लेकिन सिर्फ 70% तैयार था और इसकी डेडलाइन 2026 से बढ़ाकर 2027 कर दी गई। छोटे जहाजों में भी यही हो रहा है। अगस्त 2025 में रूस के राज्य पोर्ट ऑपरेटर ने 2 नए सहायक आइस ब्रेकरों के $200 मिलियन के अनुबंध को निर्माण में देरी, विदेशी पुर्जों की कमी और प्रतिबंधों के कारण रद्द कर दिया। ये अपने तरह के पहले रूसी जहाज होने वाले थे जो 1.5 मीटर मोटी ठोस बर्फ को तोड़ने में सक्षम होते, और अब रूस को अपनी मौजूदा फ्लीट का और भी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जबकि उन्हें बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। चीन ने अब रूसी आर्कटिक के उपयोग के लिए रूसी आइस ब्रेकरों पर निर्भर न रहने का फैसला किया है। 2026 की शुरुआत में चीन ने अगली पीढ़ी के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर का डिजाइन पेश किया जो 2.5 मीटर मोटी बर्फ काट सकता है। इसे बनाने वाला यार्ड चीन स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन के अधीन है, जो विश्व के सबसे बड़े शिप बिल्डरों में है। चीन सीधे तौर पर आर्कटिक को खुद चलाने की क्षमता बना रहा है और ये तो बस इस परियोजना का चरम बिंदु था। 2025 की गर्मियों में चीन ने अलास्का के पास 5 बर्फ तोड़ने वाले अनुसंधान पोत तैनात किए, जो इस क्षेत्र में उसकी सबसे बड़ी कार्रवाई थी। उस बेड़े का नेतृत्व शुए लोंग 2 कर रहा था, जो चीन का सबसे शक्तिशाली स्वदेश में निर्मित आइस ब्रेकर है। ये जुलाई में शंघाई से रवाना हुआ, बेरिंग जलडमरू मध्य पार किया और मौसम भर चुक्ची व ब्यूफोर्ट समुद्रों में अलास्का रूस के आर्कटिक तटों के पास काम करता रहा। संयुक्त राज्य तट रक्षक बल और कनाडा ने इसका पीछा किया। पिछले साल वही जहाज मुर्मांस्क पहुंचने वाला पहला चीनी आइस ब्रेकर बन गया था, जो रूस का प्रमुख आर्कटिक शहर है। और सितंबर 2024 में रूस और चीन ने अपना पहला संयुक्त आर्कटिक गश्त किया, जिसमें 2 चीनी तटरक्षक जहाज और 2 रूसी सीमा रक्षक पोत एक साथ बेरिंग जलडमरू मध्य से गुजरे। वापसी में बेड़ा अलास्का के पास से प्रशांत महासागर में गया। ऊपर से देखे तो संयुक्त गश्त साझेदारी जैसी दिखती है। रूस एक आर्कटिक शक्ति है जिसके पास सब कुछ है जिसे बचाना है। चीन नया खिलाड़ी है जिसके पास सब कुछ हासिल करने का मौका है, और वह आज रूस के साथ सहयोग का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह अनुभव और उपकरण तैयार कर सके जिसकी उसे कल वहां रूस के साथ या उसके बिना काम करने के लिए जरूरत होगी। जेम्सटाउन फाउंडेशन ने कहा कि रूस और चीन आर्कटिक से अलग अलग चीजें चाहते हैं। रूस इसे सुरक्षा, संप्रभुता और रक्षा का क्षेत्र मानता है। चीन इसे आर्थिक मौका, व्यापार मार्ग और संसाधन आधार मानता है। अभी दोनों के हित समान हैं, लेकिन विश्लेषक अब बढ़ती चिंता जता रहे हैं कि ये हमेशा एक साथ नहीं चलेंगे और जब इनके हित अलग होंगे तो कमजोर साथी को नुकसान होगा। और यही वह जगह है जहां चीन की खुद की सावधानी से चुनी गई भाषा मास्को के लिए मुसीबत बनकर लौटती है। 2018 में चीन ने खुद को आर्कटिक के निकट स्थित राज्य घोषित कर पोलर सिल्क रोड की कल्पना पेश की थी, जो रूस को पसंद नहीं आई। 2020 में आर्कटिक काउंसिल में रूस के दूत ने इसे खारिज कर अमेरिकी रुख से सहमति जताई थी कि चीन आर्कटिक राज्य नहीं है। लेकिन 2020 में रूस का यही रुख था। 2026 में जब प्रतिबंधों ने रूस की इस क्षेत्र में विकास क्षमता सीमित कर दी, तो मॉस्को को वही चीनी उपस्थिति स्वीकारनी पड़ी जिससे वो कभी दूरी रखना चाहता था। जिस निकट आर्कटिक देश को रूस ने कभी ठुकराया था, अब वही रूस का ऐसा साझेदार बन गया है जिसके बिना वो नहीं रह सकता। अगर आर्कटिक रणनीतिक कमजोरी है तो ऊर्जा वित्तीय कमजोरी है, और यहाँ असंतुलन ज्यादा है। जब यूरोप ने हमले के बाद रूस की गैस पर प्रतिबंध लगा दिया तो रूस को जल्दी ही नया खरीदार ढूंढना पड़ा, और सच कहे तो सिर्फ एक ही खरीदार इतना बड़ा था। और चीन, जैसा कि बीजिंग से कोई भी डील करने वाला बताएगा, बहुत सख्त सौदेबाज है। सबसे स्पष्ट उदाहरण है पाइपलाइन, जिसे पावर ऑफ साइबेरिया 2 के नाम से जाना जाता है, जो रूस की वह बड़ी उम्मीद है जिससे वह यूरोपीय गैस बाजार की भरपाई करना चाहता है जिसे उसने खो दिया। यह पश्चिमी साइबेरिया के क्षेत्रों से होकर मंगोलिया के रास्ते उत्तरी चीन तक हर साल 50 अरब घन मीटर तक गैस ले जाएगा,
रूस के लिए ये एक रणनीतिक आवश्यकता के करीब है और ठीक इसी वजह से, क्योंकि मॉस्को को इसकी सख्त जरूरत है, बीजिंग ने सालों तक जल्दीबाजी करने से इनकार किया है। 2024 की गर्मियों में खबरों के अनुसार चीन ने रूस से गैस के लिए घरेलू सब्सिडी वाली कीमत के करीब भुगतान और पाइपलाइन क्षमता का केवल छोटा हिस्सा खरीदने की पेशकश की थी। चीन कम कीमत पर भुगतान और कम खरीद का वादा चाहता था, जबकि रूस सौदे के लिए बेताब था। जब इस बारे में पूछा गया तो क्रेमलिन के प्रवक्ता सिर्फ इतना कह सके कि हर देश का अपने हितों की रक्षा करना पूरी तरह सामान्य है और व्यावसायिक विवरण निजी ही रहेंगे। ये एक ऐसे वार्ताकार की भाषा है जो जीत नहीं रहा है। 2026 में वर्षों की बातचीत के बाद देशों ने पाइपलाइन कहां और कैसे जाएगी इस पर एक और समझौता किया। रिपोर्ट ने चेताया था कि कुछ विवरण अभी बाकी हैं। यहीं से मुद्दे की जड़ें दिखती हैं। चीन के पास विकल्प हैं। ये तुर्कमेनिस्तान से, म्यांमार से पाइपलाइन के जरिए गैस खरीदता है और ये दुनिया में तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा एकल आयातक है, जिसकी आपूर्ति कतर से लेकर ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका तक होती है। अगर कीमतें ज़्यादा हों तो ये अपने उत्पादन या अन्य आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर करता है। रूस के पास इस गैस के लिए सिर्फ एक बड़ा ग्राहक है और कहीं और भेजने का विकल्प नहीं है। चीन हर बातचीत में हावी रहता है और सभी को यह पता है। फिर इस पहेली का तीसरा हिस्सा है, वह बंदरगाह जो उस क्षेत्रीय विवाद में शामिल है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। मई 2023 में चीन के सीमा शुल्क प्रशासन ने व्लादिवोस्तोक को चीनी घरेलू व्यापार के ट्रांजिट हब के रूप में मंजूरी दी। व्लादिवोस्तोक को अभी भी आधिकारिक रूप से चीनी नक्शे पर हैशेन वेई के रूप में दर्शाया गया है। ये रूस के पैसिफिक फ्लीट का मुख्यालय है और ये उस बात की नुमाइश भी है कि अपमान की सदी के दौरान रूसी साम्राज्य ने छिंग राजवंश से क्या छीना था। चीनी प्रांतों से माल व्लादिवोस्तोक के रास्ते भेजा जा सकता था और उसे चीन का घरेलू माल माना जा सकता था, जिससे उन्हें दक्षिण में स्थित किसी चीनी बंदरगाह तक लंबी ढुलाई से बचत होती। रूसी क्षेत्र को चुपचाप चीनी अर्थव्यवस्था की लॉजिस्टिक्स में शामिल किया जा रहा है। चीनी सरकारी मीडिया ने इसे उच्च स्तरीय रणनीतिक पारस्परिक विश्वास का संकेत बताया और जश्न मनाया। इन सबको जोड़ने पर रणनीति की तस्वीर साफ दिखती है। चीन धीरे धीरे और शांतिपूर्वक रूसी पूर्वी क्षेत्र को अपनी आर्थिक परिधि में शामिल कर रहा है, रास्ते दर रास्ते, पाइपलाइन दर पाइपलाइन, बंदरगाह दर बंदरगाह। इसके पीछे गहरी वजह है जिसे रूस ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि 30 वर्षों से सब कुछ उसी दिशा में है। रूसी सुदूर पूर्व खाली हो रहा है। 1990 से शोध के मुताबिक सुदूर पूर्व ने अपनी आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा खो दिया है, क्योंकि लोग काम और गर्मी की तलाश में पश्चिम, मॉस्को और यूरोपीय रूस की ओर जा रहे हैं। यह धरती के सबसे विरल आबादी वाले स्थानों में है, जहां बड़े इलाकों में मुश्किल से एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। नदी के पार चीन के उत्तर पूर्वी प्रांतों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और इसलिए उस खालीपन को भरने के लिए पैसा रूसी सुदूर पूर्व में आने लगता है। खबारोस्क में चीन के काउंसल जनरल ने जनवरी 2025 में कहा था कि अब रूसी सुदूर पूर्व में 90% से ज्यादा विदेशी निवेश चीन से आता है। इस स्तर पर सुदूर पूर्व चीन पर निर्भर हो चुका है, भले ही इसे औपचारिक रूप से न कहा गया हो। क्षेत्र में 53 चीनी कंपनियां काम कर रही है, इसलिए उनका भी यह असर हो जाता है कि उस पैसे का क्या होगा और उसे कैसे बांटा जाएगा। यही वह बिंदु है जहां सबसे नाटकीय दावे आते हैं, जिन्हें सावधानी से संभालना चाहिए, क्योंकि ये एक हितधारक से हैं। 2025 में यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा से जुड़े एक आकलन में कहा गया कि रूस अपने युद्धकालीन सहयोगियों को क्षेत्र के रूप में भुगतान कर रहा है। यूक्रेन के मुताबिक मॉस्को की विकास में असमर्थता सुदूर पूर्व को बाहरी नियंत्रण के लिए खुला छोड़ती है। समय के साथ क्रेमलिन अपने क्षेत्र के करीब 40% पर अधिकार खो सकता है। इसका दावा है कि व्लादिवोस्तोक और यूराल के बीच करीब 20 लाख चीनी नागरिक रहते हैं, जो एन्क्लेव बनाते हैं जहां रूसी मुश्किल से काम करते हैं और वीजा फ्री यात्रा व विशेष आर्थिक क्षेत्रों से हो रहे जनसांख्यिकीय और आर्थिक कब्जे को बताया। साथ ही कहा गया कि 2026 तक सुदूर पूर्वी जिले में चीनी निवेश 1 ट्रिलियन रूबल तक पहुंच सकता है, जो लगभग 13 अरब 717 मिलियन 60 हजार डॉलर होगा। इसने उत्तर कोरियाई श्रमिकों की
समानांतर मौजूदगी की ओर भी इशारा किया, जहां कम वेतन वाली नौकरियां भरने के लिए हजारों मजदूर आते हैं। 2 मिलियन चीनी बसने वालों का आंकड़ा दुर्लभ है, पर पूरी तरह निराधार नहीं। रूस की 2010 की जनगणना में केवल लगभग 30,000 चीनी निवासियों की गिनती की गई थी और यह आंकड़ा 2021 की जनगणना में घटकर 20,000 से भी कम रह गया। फिर भी ताइवान के कमीशन फॉर कंपैट्रियट्स ने करीब 5 लाख लोगों का चौंकाने वाला आंकड़ा दिया। एक स्वतंत्र रूसी कॉलम ने कहा कि रूसी सुदूर पूर्व या उसके आसपास 2 मिलियन चीनी रहते हैं और रूस चीन व्यापार के रिकॉर्ड स्तर के कारण ये संख्या 3 मिलियन हो सकती है। लेकिन आपको पूरी कहानी के लिए आखिरी हिस्से की भी जरूरत नहीं है, फिर भी ये चर्चा में बनी रहती है। अगर आप बढ़ा चढ़ाकर बताए गए आंकड़े और युद्धकालीन प्रचार हटा दें तो भी सच्चाई का ठोस और सत्यापित हिस्सा वही है, और ये अब भी रूस के लिए बुरा है। इसके पास आर्कटिक मार्ग है जिसे वह संभाल नहीं सकता। जहाज निर्माण क्षमता भी कम है, जबकि चीन खुद को आर्कटिक राष्ट्र बताकर अपने जहाज वहां भेज रहा है, और वैश्विक भू राजनीति में विकल्प भी कम है। इसलिए सही सवाल ये नहीं है कि चीन हमला करेगा या नहीं, क्योंकि गंभीर विश्लेषक टैंकों की उम्मीद नहीं करते। रूस आज के लिए खेल रहा है, क्योंकि एक महंगी जंग लड़ रहा देश सिर्फ आज के बारे में ही सोच सकता है। चीन आने वाले दशकों के लिए खेल रहा है। ऐसी प्रतिस्पर्धा में जहां एक को समझौते की जरूरत है और दूसरा इंतजार कर सकता है, वहां धैर्य ही एक तरह की विजय है। इस बीच चीन दावे करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से जताने की क्षमता रखता है। एक इतालवी थिंक टैंक एएसपी ने याद दिलाया कि चीन विवादित क्षेत्र में विदेशी दावों को प्रभावी ढंग से बेअसर कर सकता है। जीवन उपी झुरका जीवन में यही हुआ था दक्षिण चीन सागर में सभी के साथ, जब चीन ने 27 नई सैन्य ठिकाने बना लिए थे। व्लादिवोस्तोक के चीन के घरेलू शिपिंग मार्ग में शामिल होने और विदेशी निवेश के चलते चीन इस मार्ग को अपनी जरूरत अनुसार मोड़ सकता है या रूसी कंपनियों को इससे वंचित कर सकता है। इस समय रूस में एक संकट है। ये कोई छोटी समस्या नहीं है। ये संकट पूरे देश मॉस्को से साइबेरिया तक फैल गया है, क्योंकि पुतिन का युद्ध अब घर तक ही नहीं पहुंचा, बल्कि उन लोगों को भी चोट पहुंचा रहा है जिनकी रक्षा का दावा रूस के नेता करते हैं। यूक्रेन पुतिन से उसके किए हर काम की कीमत चुकवा रहा है। कैसे? यूक्रेन ने रूस का ऑफ स्विच ढूंढकर बंद कर दिया। जैसे ही हम बात कर रहे हैं, रूस इस समय अपने सबसे बुरे ईंधन संकटों में से एक से जूझ रहा है, जो देश ने तब से नहीं देखा जब से पुतिन ने इसे अपनी लोहे की मुट्ठी में पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। रूसी तेल के खिलाफ यूक्रेन का एक विनाशकारी अभियान पूरे देश को पंगु बना रहा है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी भारी कमी हो रही है जिनके बारे में पुतिन ने कभी नहीं सोचा था कि वे यूक्रेन के प्रयासों से प्रभावित हो सकते हैं। ये सब क्रीमिया से शुरू हुआ था। मई में यूक्रेन ने क्रिमियन प्रायद्वीप की सेवा करने वाली रूसी लॉजिस्टिक्स को नष्ट करने के लिए एक संगठित अभियान शुरू किया। इसे लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन नाम दिया गया है। इस अभियान में यूक्रेन उन सप्लाई और फ्यूल ट्रकों पर हमला करता है जो रूस के क्रीमिया पर कब्जे को बनाए रखने वाली लॉजिस्टिकल लाइनों के साथ चलते हैं। इसका असर साफ दिखा। 4 जून तक क्रीमिया में ईंधन की कमी की खबर आई, जिससे पेट्रोल पंपों को ग्राहकों पर सीमाएं लगानी पड़ी। अधिकांश लोगों को बताया गया कि वे प्रति वाहन केवल 20 लीटर ईंधन ही खरीद सकते हैं, जिससे उन सभी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई जो अपने काम के लिए गाड़ी चलाने पर निर्भर हैं। क्रीमिया में लोग आखिरी पेट्रोल पाने के लिए होड़ कर रहे थे और पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों की तस्वीरें वायरल हुईं। 21 जून तक क्रीमिया की रसद व्यवस्था पर बढ़ते यूक्रेनी हमलों के चलते सरकारी एजेंसियों को छोड़कर सभी के लिए ईंधन बिक्री पूरी तरह बंद कर दी गई। शुरुआत में लग रहा था रूसी ईंधन संकट सिर्फ एक क्षेत्र को प्रभावित करेगा, लेकिन रूस की स्थिति और भी खराब हो गई है। पुतिन की बड़ी समस्या है कि क्रीमिया को अलग थलग करने का अभियान रूसी तेल रिफाइनिंग और परिवहन केंद्रों को पंगु बनाने के प्रयास के साथ चल रहा है, और वो अभियान बस इतना कहें कि वो इस समय रूस में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा कर रहा है। 22 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 रूसी क्षेत्रों को उसी तरह की आपातकालीन ईंधन राशनिंग लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जैसे हमने जून की शुरुआत में क्रीमिया में देखी थी। ये प्रतिबंध क्षेत्र अनुसार अलग हैं और 6 क्षेत्र हैं: ओम्स्क, सारातोव, अमूर, ताम्बोव, इरकुत्स्क, वोरनेज। इन क्षेत्रों में प्रतिबंध उतने गंभीर नहीं हैं जितने हमने क्रीमिया में देखे थे, कम से कम अभी तक तो नहीं। ओम्स्क में अधिकारियों ने प्रति कार पेट्रोल खरीद की सीमा 40 लीटर तय की है, जबकि डीजल की सीमा शहरों में 80 लीटर और हाईवे पर 200 लीटर है। सरातोव में पेट्रोल की सीमा 30 लीटर तय की गई है, जो 30 जून तक लागू रहेगी।
वोरोजनिज में लुकोइल स्टेशनों पर नागरिकों को प्रति कार 30 लीटर पेट्रोल और 60 लीटर डीजल मिल सकता है। इरकुत्स्क में हालात सबसे खराब हैं। कई पेट्रोल पंप बंद हैं। अब सिर्फ आपातकालीन सेवाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं को ईंधन मिल रहा है। फिर भी जो हम यहाँ देख रहे हैं वो साफ तौर पर एक ईंधन संकट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो असली सवाल है 6 या 7 रूसी क्षेत्र जिनमें क्रीमिया भी है ईंधन बिक्री सीमित कर रहे हैं। क्या यह सच में कोई संकट है? ये अच्छे सवाल हैं। रूस की ईंधन स्थिति गहराई से देखने पर जवाब मिल सकता है। जहां ये 6 या 7 क्षेत्र अपनी पाबंदियों के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं, असलियत जिसे रूस छुपाने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि दर्जनों क्षेत्र ऐसे हैं जो इसी तरह की ईंधन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 20 जून की एक रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ईंधन खरीद पर पाबंदियां रूस और कब्जे वाले यूक्रेन के 53 क्षेत्रों तक फैल गई हैं, जिनमें साइबेरिया और रूस के आर्कटिक इलाके भी शामिल हैं। जिन क्षेत्रों का हमने पहले जिक्र किया है वे सिर्फ वे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय गवर्नर ईंधन की कमी को इतनी अच्छी तरह से उजागर कर रहे हैं कि मीडिया संस्थान ही उस पर ध्यान दे रहे हैं। जर्नल के मुताबिक रूसी मीडिया द बेल ने सार्वजनिक घोषणाओं को संकलित कर 53 प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी दी, जिन्हें पश्चिमी मीडिया जरूरी नहीं देखता। ये बहुत बड़ी बात है। जो शुरुआत में एक क्षेत्रीय ईंधन समस्या लग रही थी वो अब लगभग पूरे रूस में फैल चुका एक संकट बन चुका है। बिल्कुल, रूस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इन सब बातों को सार्वजनिक ना किया जाए। रूस के बाहर सुनाई देने वाली कुछ घोषणाओं को छोड़कर रूसी संघ से ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आ रही है। पुतिन ने निश्चित रूप से इस संकट के बारे में कुछ नहीं कहा है और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। पूरे रूस में ईंधन की कमी स्वीकारना पुतिन के लिए मान लेने जैसा होगा कि यूक्रेन के हमले रूस को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार पुतिन की कैबिनेट 26 जून को इस मुद्दे पर बैठक करेगी, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वे क्या समाधान निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रेमलिन बस हवा से ईंधन पैदा कर सकता है, और जब वही रिफाइनरियां बार बार यूक्रेनी ड्रोन के हमलों का शिकार हो रही हैं, तो उनसे उत्पादन बढ़ाने का आदेश देना भी मुश्किल है। इस पर और जानकारी अभी आगे मिलेगी। हालांकि क्रेमलिन पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है, लेकिन रूसी लोग जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके बारे में खुलकर बोल रहे हैं। जर्नल ने एक महिला की रिपोर्ट दी जिसने टेलीग्राम पर शिकायत की कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग यात्रा में टंकी भरवाने में उसे 2 घंटे से ज्यादा लगे। ये तथ्य कि हम उन क्षेत्रों का जिक्र तक कर रहे हैं ये दिखाता है कि यह संकट कितनी दूर तक फैल चुका है। ये पुतिन के लिए रूसी ताज के 2 रत्न हैं। अगर उन्हें ईंधन की कमी है तो रूस के अन्य कम अहम क्षेत्र भी गंभीर मुश्किलों में होंगे। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी और जानकारी देता है। हम पेट्रोल नहीं भरवा सकते, क्रास्नोदार में पेट्रोल नहीं है, आउटलेट ने एक ड्राइवर ने बताया। तातारस्तान में, जो यहाँ से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, एक और व्यक्ति कहता है हमेशा की तरह मीटर खाली दिखा रहा है और मैं बस घबराया हुआ हूँ। ये 7 क्षेत्रों में नहीं है जिनका पहले जिक्र हुआ था, जिससे साबित होता है कि ईंधन संकट पूरे रूस में फैल गया है। अब पुतिन के हाथ में रूस को यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा ईंधन संकट है, जिससे निपटने के लिए रूस मजबूर हुआ है। और यह संभवतः ऐसा सबसे बुरा संकट हो सकता है जिसका सामना रूस ने पुतिन के सत्ता में आने के बाद किया है। ये कहना थोड़ा अजीब है क्योंकि 2025 में भी रूस में ऐसे ही संकट पर रिपोर्टें लिखी जा रही थी। 2025 के दूसरे हिस्से में यूक्रेन द्वारा रूस की रिफाइनरियों पर हमले शुरू होते ही कतारें और पाबंदियां लगने लगीं। गार्जियन के मुताबिक अगस्त तक यूक्रेन ने रूस की 17% रिफाइनिंग क्षमता ठप कर दी थी। और ऐसा लग रहा था कि रूस एक ऐसे ईंधन संकट के बीच में है जितना बड़ा संकट हम अभी देख रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मामला वैसा नहीं रहा। द मॉस्को टाइम्स की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 1600 लोगों के सर्वे में सिर्फ 1/4 से कम ने किसी भी प्रकार की कमी महसूस की, जबकि 6% ने बताया कि उन्होंने ये समस्या 5 बार से ज्यादा झेली है। 2025 में जिन लोगों को कमी का सामना करना पड़ा, उनमें से सिर्फ 10% ने कहा कि वे वैकल्पिक पेट्रोल पंप नहीं ढूंढ सके। तो 2025 में कुछ कमी जरूर थी, लेकिन शायद कोई संकट नहीं था। 2026 बहुत अलग है। 50 से अधिक रूसी क्षेत्रों ने प्रतिबंधों की घोषणा की है। इससे साफ है कि जो कुछ हम अभी देख रहे हैं वो रूस में पुतिन द्वारा युद्ध शुरू किए जाने के बाद से हमने जो कुछ भी देखा है उससे भी बड़ा है। लेकिन अगर सिर्फ यही संख्या आपको मानने के लिए काफी नहीं है तो और भी बहुत कुछ है। रूस में ईंधन की भारी कमी के कारण समस्याओं की खबरें आने लगी हैं, जिससे हताशा दिखने लगी है। ये दिखाता है कि हमारे सामने असली ईंधन संकट है। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, ये एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम अपनी सभी वीडियो में सुर्खियों के पीछे की पूरी कहानी उजागर करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो आपके फीड में मिलती रहे।
इस समय रूस में हम कमी के निश्चित संकेत देख रहे हैं और वो है पुनर्विक्रेताओं का सामने आना। जो लोग मांग और आपूर्ति के बुनियादी अर्थशास्त्र का फायदा उठाना चाहते हैं, वे रूस में उपलब्ध जितना भी ईंधन है उसे अधिक से अधिक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उसे भारी मुनाफे पर बेच सकें। अगर आपको कोविड महामारी के शुरुआती दिन याद हों तो आप लोगों द्वारा टॉयलेट पेपर और हैंड सैनिटाइजर की बेवजह जमाखोरी को याद कर सकते हैं, जो जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे। यही चीज अब ईंधन के साथ हो रही है। रूस पहले ही इस बढ़ती हुई पुनर्विक्रय बाजार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपने ईंधन संकट के व्यापक होने के सभी संकेतों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। 22 जून की रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि रूस में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे वाइल्डबेरीज और अविटो ने मजबूर लोगों को पेट्रोल बेचकर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करने वाले पुनर्विक्रेताओं के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म्स अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। वे रूस की संघीय एंटी मोनोपोली सेवा के साथ मिलकर पेट्रोल और डीजल के पुनर्विक्रय में आई उछाल को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, जो ईंधन संकट रूस भर में फैलने के लिए शुरू हुई। कई लोग इस पैसे कमाने की योजना के साथ अपनी किस्मत आजमा रहे थे। रिपोर्ट से एक हफ्ते पहले अविटो पर पेट्रोल की खोज करने पर 740 लिस्टिंग मिली, जिनमें से 340 कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा डाली गई थी। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार रूस के 29,000 पेट्रोल पंपों में से 7,000 में ईंधन की कमी है, क्योंकि बड़ी कंपनियों ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। कंपनियां कहती हैं कि वे घबराहट में खरीदारी रोक रही हैं, लेकिन शायद वे कम बेच रही हैं क्योंकि उनके पास कम है। अब यह हताशा रूस के विमानन क्षेत्र तक फैल गई है। 13 जून को आरबीसी यूक्रेन ने बताया कि रूस ने क्रास्नोदार, मखाचकाला और निजनी नोवगोरोड समेत कई वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर ईंधन भरने पर पाबंदियां लगाईं। रूस में जेट ईंधन की थोक कीमतें मार्च की शुरुआत से 52% ज्यादा है। ये प्रतिबंध इसी को सुनिश्चित करने के लिए लगाए जा रहे हैं। हवाई ईंधन की कम आपूर्ति पहले सेना फिर वाणिज्यिक एयरलाइनों तक पहुंचती है, जो अब और पीछे हैं। रूस ने घरेलू आपूर्ति मजबूत करने के लिए 30 नवंबर तक जेट ईंधन निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। रूस में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, हवाई ईंधन भी तेजी से खत्म हो रहा है। रूस का छोटा विमानन क्षेत्र खासा घबरा गया है। 22 जून की कीव पोस्ट रिपोर्ट के अनुसार छोटे विमान पायलटों को अपने विमान के लिए हवाई ईंधन मिलना अब लगभग असंभव हो गया है। सीमित आपूर्ति और बढ़ती कीमतें, जो यूक्रेन के रूसी तेल क्षेत्र के खिलाफ अभियान का नतीजा हैं, मुख्य कारण बताए गए हैं। उसी स्रोत ने रूस के वाणिज्यिक जेट ईंधन की समस्याओं के बारे में एक अतिरिक्त जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि कम से कम 2 एयरलाइनों ने अपने पायलटों को रिजर्व ईंधन देना बंद कर दिया है। अगर मौसम खराब हो या डाइवर्जन हो तो पायलटों के पास विमान उड़ाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते। छोटे विमानों की बात पर लौटते हुए यूनाइटेड 24 मीडिया ने जोड़ा है कि कुछ पायलट अपने विमानों में कारों के लिए बने पेट्रोल का परीक्षण कर रहे हैं। ये एक बुरा विचार है। एक वजह है कि आपको प्रोपेलर वाले विमान भी पेट्रोल पंप पर आते नहीं दिखते। ऑटोमोबाइल पेट्रोल एविएशन पेट्रोल से कम स्थिर होता है, इसलिए विमानों में एविएशन पेट्रोल ही इस्तेमाल होना चाहिए। हर बार जब कोई पायलट अपने विमान के लिए निर्धारित ईंधन के बजाय कोई और ईंधन लेकर उड़ान भरता है, तो वो एक बहुत बड़ा विस्फोटक जोखिम उठाता है। इंजन फट सकते हैं क्योंकि रूस उन विशेष ईंधनों की कमी से जूझ रहा है जो पायलट इस्तेमाल करते हैं। बार बार हम रूसी ईंधन संकट के सबूत देख रहे हैं। मॉस्को टाइम्स मानता है कि यह संकट अभी क्रेमलिन के लिए संभालने लायक है, लेकिन विकल्प कम होते जा रहे हैं। यूक्रेन अपनी मुहिम नहीं रोकेगा, बल्कि ये और तेज होगी। ईंधन की कीमतें बढ़ाने से मांग स्वाभाविक रूप से कम हो सकती है, हालांकि इससे गुस्सा भी पैदा होगा और ये उस पूरे समस्या का समाधान नहीं करता कि कई रूसी गाड़ी चलाने में असमर्थ हैं। आउटलेट का कहना है कि कमी पतझड़ तक खुद ब खुद सुलझने लगती है, लेकिन यूक्रेन के कारण इसकी अवधि हर साल बढ़ रही है। फिर भी इसका मूल अर्थ यही है कि रूस ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो उम्मीद करे कि यूक्रेन के हमले धीमे हो जाएं। और यही हमें उस मुद्दे पर ले आता है कि आखिर रूसी ईंधन संकट की शुरुआत कैसे हुई। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि यूक्रेन ने रूस का ऑफ स्विच ढूंढ लिया है और उसने उस स्विच को दबा भी दिया है। इसका व्यावहारिक मतलब यह है कि यूक्रेन ने 2025 में शुरू हुए अभियान के तहत रूसी तेल रिफाइनरियों पर बार बार हमले किए हैं, और जैसे जैसे हम 2026 में आगे बढ़े हैं, ये हमले और भी तेज हो गए हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल ही में मॉस्को की मुख्य तेल रिफाइनरी पर हुए हमले को यूक्रेन की कार्रवाई का सबूत बताया, जो रूसी राजधानी व आसपास के इलाकों को 1/3 से ज्यादा ईंधन देती है। यूक्रेन ने मार्च से रूसी रिफाइनरियों पर 24 से अधिक हमले किए, जिससे रूस की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 20% ठप हो सकता है। ये बुरा है, लेकिन कुछ आंकड़े यूक्रेन अभियान की असली व्यापकता दिखाते हैं।
रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के अनुसार यूक्रेन ने 1 मई से जून मध्य तक रूसी तेल रिफाइनरी, टर्मिनल और भंडारण डिपो पर कम से कम 40 हमले किए हैं। सबसे असरदार हमला वो था जब यूक्रेन ने 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूर ठिकानों पर निशाना साधा और पुतिन को दिखा दिया कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर लगभग हर उस अहम जगह पर हमला कर सकते हैं। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार यूक्रेन ने 2022 से रूस की 33 में से 24 बड़ी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया, जिनमें से अधिकतर हमले पिछले 12 महीनों में हुए। मामला सिर्फ रिफाइनरियों की गिनती नहीं बल्कि लगातार हमलों का भी है। 22 मई को कीव इंडिपेंडेंट ने कहा कि पुतिन के आक्रमण के बाद यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर 158 हमले किए हैं। इन आंकड़ों और 24 रिफाइनरियों पर हमलों के औसत के अनुसार हर रिफाइनरी पर करीब 6.6 हमले हुए। हालांकि ये यूक्रेन द्वारा उसकी अहमियत पर निर्भर करता है। 16 जून तक ओडेसा जर्नल ने बताया कि यूक्रेन के हमलों से रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 30% से अधिक बाधित हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि यह आंकड़ा 20% है। इन आंकड़ों से साफ है, रूस को तेल नहीं बल्कि यूक्रेनी ड्रोन की समस्या है। यूक्रेन के काइनेटिक प्रतिबंधों के कारण रूस में ईंधन की कमी है और तेल बेचना भी मुश्किल हो गया है। ब्लूमबर्ग पॉडकास्ट्स ने बताया कि 11 जून की ओपेक रिपोर्ट से पता चलता है कि मई में ओपेक के साथ हुए समझौते के तहत रूस का कच्चे तेल का उत्पादन आवश्यक स्तर से 6,90,000 बैरल प्रतिदिन कम हो गया था। ये संयोग नहीं है, यूक्रेन रूस का तेल जला रहा है जिससे रूस उसे बेच नहीं सकता और शेष तेल घरेलू बाजार में भेजा जा रहा है। मॉस्को टाइम्स के अनुसार मई में रूस के तेल उत्पादन में लगातार 6ठे महीने गिरावट आई है, जिसका कारण यूक्रेन और उस पर लगी पाबंदियां हैं। वे अभी रूस में भारी तबाही मचा रहे हैं, न सिर्फ घरेलू ईंधन समस्याओं के मामले में जो पहले से ही काफी खराब हैं, बल्कि हर बार जब यूक्रेन किसी तेल सुविधा को निशाना बनाता है, चाहे वो रिफाइनरी हो, डिपो हो या टर्मिनल, वो रूसी खजाने को चोट पहुंचाता है। जैसे जैसे तेल से होने वाली आमदनी घट रही है और टैक्स वसूली उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पा रही है, रूस का बजट घाटा और बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की नई आवाज ने 17 जून को कहा कि रूसी आमदनी अब अनुमान से 28 अरब डॉलर कम है, जो पुतिन की युद्ध मशीन को प्रभावित करता है। रूस को युद्ध जारी रखने के लिए लगातार खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन अब यूक्रेन के कारण उसे काफी नुकसान हो रहा है। रूस के लिए समस्या तब और बढ़ जाती है जब यूक्रेन लगातार रिफाइनरियों पर हमला करता है और रूस उनकी जल्दी मरम्मत नहीं कर सकता। पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस के लिए उन पुर्जों को हासिल करना और भी मुश्किल बना दिया है जिनकी उसे उन मशीनों की मरम्मत के लिए जरूरत है जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन ने नुकसान पहुंचाया है। यह असंभव नहीं है, लेकिन रूस को प्रतिबंधों से बचने के लिए तीसरे देशों से पुर्जे खरीदने पड़ते हैं, जिन्हें खुद भी डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता है और जो रूस के साथ कारोबार के जोखिम के कारण भारी अतिरिक्त कीमत वसूलते हैं। अब धीमी पुर्जा आपूर्ति से मरम्मत में दिन की बजाय महीने लग रहे हैं। कोई रिफाइनरी चालू होते ही यूक्रेन वहां ड्रोन भेजकर उसे बंद कर देता है। रूस के लिए ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र सा लगने लगा है और इससे रूस की जनता बेचैन हो जाएगी। पंपों पर कतारों और सभी सीमाओं से आगे रूस में ईंधन की कमी का लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के छोटे छोटे संकेत दिखाई दे रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक क्रीमिया में ईंधन की कमी से बच्चों के ग्रीष्मकालीन शिविर बंद हो रहे हैं। शायद ये एक छोटी समस्या है, लेकिन ये उस युद्ध का उदाहरण है जिसे पुतिन ने शुरू किया था और जो अब उनके अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे कहीं अधिक दर्दनाक ये तथ्य है कि यूक्रेन के अभियान के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं की वजह से रूस में ब्याज दरें संभवतः ऊंची बनी रहेंगी। रूस के केंद्रीय बैंक ने 19 जून को बेस ब्याज दर को 14.5% से घटाकर 14.25% कर दिया, जो सतह पर अच्छी खबर लगती है। यूरोन्यूज के अनुसार विश्लेषकों को ब्याज दर में ज्यादा कटौती की उम्मीद थी, जबकि 14.25% अब भी बहुत अधिक है। केंद्रीय बैंक की प्रमुख एल्वीरा नाबोलिना ने भी चेतावनी दी है कि जो वो मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले जोखिम कहती हैं, वे क्रेमलिन द्वारा अपेक्षा से अधिक खर्च के साथ मिलकर ये दर्शाते हैं कि इस तरह की समस्याएं जल्दी खत्म नहीं होने वाली हैं। अगर यूक्रेन रूस के तेल के खिलाफ अभियान बढ़ाता है तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। फिर से पुतिन का युद्ध उनके ही लोगों पर भारी है। और अगर आप सोचते हैं कि क्रेमलिन इस सबसे पैदा होने वाली असंतुष्टि को शांत करने के लिए कुछ करेगा, तो फिर से सोचिए। रूस का अपने लोगों को संदेश है कि सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी की बातें महज बेवजह की हाय तौबा हैं, जैसा कि क्रेमलिन समर्थक टीवी शो होस्ट व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा। सोलोव्योव के शो में एक वक्ता ने कहा कि सब कुछ ठीक है और पेट्रोल हर जगह मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कमी साइबेरिया से मॉस्को और आगे तक फैल गई है। पुतिन जो हो रहा है उसे कम करके बताते रहेंगे तो यूक्रेन हालात को और भी बिगाड़ता जाएगा। पैसा और ईंधन खत्म हो रहे हैं, पेट्रोल पंपों की कतारें
जल्द ही सामाजिक अशांति में बदल सकती हैं, जिसे पुतिन नहीं चाहेंगे। इसका सबसे बुरा असर क्रीमिया में है। भूमध्य सागर प्राचीन काल से ही ये ग्रह के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल निकायों में से एक रहा है, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सीधे जोड़ता है। नाम सब कुछ कहता है। यह लैटिन से अनुवादित है, अर्थ है पृथ्वी के बीच का सागर। भूमध्य सागर पर नौसैनिक नियंत्रण हमेशा से ही इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और शक्ति प्रदर्शन के लिए आवश्यक रहा है। खासकर सागर के 3 प्रमुख संकरे मार्गों में पश्चिमी छोर पर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, स्वेज नहर और पूर्व में तुर्की जलडमरू मध्य। इन संकरे मार्गों पर नियंत्रण से देश अपनी शक्ति दिखा सकते हैं, अपनी जहाजरानी को सुरक्षित रख सकते हैं और विरोधियों की रसद बाधित कर सकते हैं। दुनिया भर में तनाव बढ़ने और वैश्विक व्यापार के आपसी जुड़ाव पर बढ़ते खतरे के साथ भूमध्य सागर पर नियंत्रण पहले कभी इतना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं रहा। पनडुब्बियां इस माहौल में एक अनूठा लाभ प्रदान करती है। गुप्त निगरानी करती हैं, नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखती हैं, विवादित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाती हैं और एक शक्तिशाली प्रतिरोधक के रूप में कार्य करती हैं। नतीजतन भूमध्य सागर में पानी के नीचे वर्चस्व की लड़ाई तेज होती जा रही है। तो आइए हम समुद्र में सक्रिय विभिन्न पनडुब्बी बलों पर करीब से नजर डालते हैं। वे एक दूसरे के मुकाबले कैसे हैं और वे आज और भविष्य में क्षेत्र में शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित करते हैं। भूमध्य सागर के तट पर 21 संप्रभु राष्ट्र है, साथ ही एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र जिब्राल्टर और फिलिस्तीनी तटीय क्षेत्र भी है। समुद्र में इन देशों के अधिकार क्षेत्र के तहत 2000 से 2200 द्वीप भी हैं। अगर हम साइप्रस को एक यूरोपीय राष्ट्र माने एशियाई राष्ट्र के बजाय, तो उन देशों में से 12 यूरोपीय है। फ्रांस, स्पेन, इटली, ग्रीस, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, माल्टा, मोनाको और साइप्रस। 5 अफ्रीकी देश उनके साथ समुद्र साझा करते हैं, अर्थात मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया। भूमध्य सागरीय देशों की सूची को पूरा करते हैं 5 एशियाई देश, तुर्की, इजराइल, सीरिया, लेबनान और आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त राज्य फिलिस्तीन। इन देशों की सक्रिय नौसेनाएं हैं। सिर्फ फिलिस्तीन और बोस्निया और हर्जेगोविना की नौसेनाएं इजराइल की दशकों की नाकेबंदी और क्षरण के कारण निष्क्रिय हो गई है। इनमें फ्रांस, इटली और तुर्की जैसे देशों की प्रमुख नौसेनाएं शामिल है, जिन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में गिना जाता है। साथ ही मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया जैसे देशों की छोटी लेकिन सक्षम नौसेनाएं भी है। यहाँ तक कि सूक्ष्म राज्य मोनाको भी तटीय गश्त और सुरक्षा के लिए एक छोटी नौसैनिक इकाई चलाता है। 2026 में इन देशों में से केवल 8 ही अपनी नौसेना में पनडुब्बियां संचालित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हम जल्द ही जानेंगे, इन देशों में से कम 2 जोड़ों के बीच लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता चली आ रही है। अगर इनकी दुश्मनी युद्ध में बदलती है तो उनकी पनडुब्बी बेड़े निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इन देशों में फ्रांस के पास सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी बल है, क्योंकि वही परमाणु संचालित आक्रमण पनडुब्बियां चलाता है। अन्य देश केवल डीजल इलेक्ट्रिक या एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP पनडुब्बियां चलाते हैं। सिर्फ तुर्की के पास भविष्य में परमाणु संचालित पनडुब्बी लेने की योजना है। फ्रांस की 9 परमाणु पनडुब्बियां उसे प्रमुख पनडुब्बी शक्तियों में शामिल करती हैं। फ्रांस के अलावा सिर्फ 5 देश अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, चीन और भारत परमाणु ऊर्जा से पनडुब्बियां चलाते हैं। परमाणु पनडुब्बियों के पास डीजल इलेक्ट्रिक और AIP पनडुब्बियों की तुलना में 4 बड़े फायदे हैं। सबसे पहले, ये असीमित रेंज और सहन शक्ति प्रदान करती हैं। पारंपरिक इंजनों के विपरीत परमाणु रिएक्टरों को हवा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वे महीनों तक पानी के नीचे रह सकते हैं और दशकों तक बिना ईंधन भरे काम कर सकते हैं। ये परमाणु पनडुब्बियों को लगभग असीमित रेंज देता है, जिसे बस चालक दल की आपूर्ति सीमित करती है। दूसरा, परमाणु ऊर्जा से पनडुब्बियां लंबे समय तक 30 नॉट से अधिक की तेज गति बनाए रखती है। ये परमाणु संचालित पनडुब्बियों को
तेजी से वैश्विक तैनाती और रणनीतिक पुनर्स्थापन की क्षमता देता है, जो पारंपरिक जहाजों के लिए संभव नहीं है। तीसरा, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को इंजन चलाने व बैटरी चार्ज के लिए सतह पर आना पड़ता है, जबकि परमाणु पनडुब्बियों को स्नॉर्कल की जरूरत नहीं होती। वे मिशन के दौरान पूरी तरह पानी के नीचे रह सकती है, जिससे गुप्तता और जीवित रहने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही वे परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं। हालांकि स्पष्ट कर दूं, सभी परमाणु संचालित पनडुब्बियां परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नहीं होती। मूल रूप से परमाणु संचालित पनडुब्बियों की 3 श्रेणियां होती है: SSBN, SSN और SSGN। परमाणु संचालित पनडुब्बियों वाले सभी 6 देशों द्वारा संचालित SSBN विशेष रूप से पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलें या SLBM, जो परमाणु वारहेड से लेस होती है, ले जाने और दागने के लिए डिजाइन की गई है। ये इन देशों के परमाणु त्रिकूट प्रतिरोधक का समुद्र आधारित हिस्सा बनाते हैं, जिसे सबसे अधिक टिकाऊ या जीवित रहने वाला हिस्सा भी माना जाता है। SSBN महीनों तक समुद्र में छुपा रह सकता है, जिससे उन्नत नौसेनाओं के लिए भी उसे ट्रैक करना कठिन होता है। ये सुनिश्चित दूसरा हमला करने की क्षमता देता है, जो विरोधियों को पहला परमाणु हमला करने से रोकता है, जिससे SSBN उन देशों की सुरक्षा नीति का केंद्र बन जाते हैं। SSN मुख्य रूप से अन्य जहाजों और पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए पारंपरिक टोरपीडो व क्रूज मिसाइलों से लेस होते हैं। कुछ रूसी SSN परमाणु क्रूज मिसाइलों से लेस हो सकते हैं, लेकिन वे परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने के लिए नहीं बने हैं। एक अपवाद है जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फ्रांस के पास अब 9 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां हैं, जिनमें 4 परमाणु हथियारों से लेस SSBN और 5 पारंपरिक हथियारों वाले SSN शामिल हैं। इसकी ले ट्रायम्फ क्लास SSBN, ले ट्रायम्फ, ले टेमेरायर, ले विजिलेंट और ले टेरिबल सभी को 1997 और 2010 के बीच कमीशन किया गया था। ये पश्चिमी ब्रिटेनी के ब्रेस्ट में इल आंग्वेट में तैनात हैं। ये बड़े, आधुनिक और बेहद शांत पोत लगभग 450 फीट लंबाई के हैं और सतह पर 12,640 टन तथा पानी के नीचे 14,335 टन का विस्थापन होता है। ये 150 मेगावाट 2 लाख हॉर्स पावर के K-15 प्रेशराइज्ड वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित होते हैं, जो पानी के नीचे 25 नॉट से अधिक की गति और असीमित दूरी तक चलने की क्षमता प्रदान करता है। इनमें 4 21 इंच के टॉर्पीडो ट्यूब लगे होते हैं, जो FF-17 मॉड दोनों को फायर कर सकते हैं। 2 F-21 हेवीवेट टॉर्पीडो और MBDA एक्सोसेट SM-39 एंटी शिप मिसाइलें या SSM। सबसे अहम बात यह है कि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के नजरिए से ट्रायोफ क्लास की सभी 4 पनडुब्बियों में 16 वर्टिकल लॉन्च M50 एक बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं। हर एक में कई TN-75 थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड लगे होते हैं, जो MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही 115 किलोटन का TN-75 थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड, जिसमें 6 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स या MIRVs होते हैं। फ्रांस की 4 SSBN में से 3 को एक और उन्नत संस्करण M50 1.2 के साथ अपग्रेड किया गया है, जो फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार मिसाइल की रेंज को काफी बढ़ाकर लगभग 5,600 मील तक ले जाता है। नई मिसाइल को उन्नत, टिकाऊ और सुरक्षित TNO न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पुराने TN-75 से बेहतर है। अपनी SSBN के अलावा फ्रांस वर्तमान में 5 SSN भी तैनात करता है। इनमें से 3 आधुनिक बराकुड़ा या सफ्रेन क्लास की हैं, सफ्रेन, डुगुए ट्रुइन और टॉरविल, और चौथी डी ग्रास फिलहाल समुद्री परीक्षणों से गुजर रही है। 2 और डी ग्रास और ड्यूक डी बुइलों परीक्षण में है या निर्माणाधीन है। इनका उद्देश्य फ्रांस की 2 अन्य सक्रिय SSN पुरानी रूबी क्लास, एमेथिस्ट और पर्ल की जगह लेना है। पर्ल 2028 के मध्य में सेवानिवृत्त होगी। 2020 में आग लगने से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के बाद इस जहाज की मरम्मत की गई और जुलाई 2023 में इसे फिर से सक्रिय सेवा में लौटा दिया गया। इसे जल्द ही सेवानिवृत्त कर नई बैराकुडा क्लास जहाज के लिए जगह बनाई जाएगी। रूबी क्लास
जहाज़ों की लंबाई लगभग 241.5 फीट है और पानी के नीचे इनका विस्थापन 2600 टन है। ये 4 टॉर्पीडो ट्यूब से लेस है जो F-17 टॉर्पीडो और 160 SM-39 SSM के लिए है। इसके विपरीत नई बराकुडा क्लास जहाज काफी बेहतर प्रदर्शन और मारक क्षमता प्रदान करते हैं। ये लगभग 325 फीट लंबे हैं और इनका सबमर्ज्ड विस्थापन 5300 टन है जो पहले से 2 गुना से भी ज्यादा है। ये 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स के जरिए 24 हथियार दाग सकते हैं जिनमें MDCN लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें, F-21 टॉर्पीडो, 160 SM-39 SSM और नेवल माइंस शामिल हैं। ये पनडुब्बियां स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट सिस्टम से लेस है जिससे ये एंटी शिप, एंटी सबमरीन, लैंड अटैक, इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन में सक्षम बनती है। अब कागज पर यह तथ्य कि फ्रांस ही एकमात्र भूमध्य सागरीय शक्ति है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर आर्म्ड पनडुब्बियां हैं, इसका मतलब है कि उसे इस क्षेत्र में समुद्र के भीतर के मोर्चे पर बिना किसी मुकाबले के दबदबा होना चाहिए। लेकिन 2 कारणों से ऐसा जरूरी नहीं है। एक उल्लेखनीय अपवाद को छोड़ भूमध्य सागर में पनडुब्बी चलाने वाले बाकी देशों का मुख्य रूप से स्थानीय और क्षेत्रीय फोकस है। तुर्की की भू राजनीतिक पहुंच काफी व्यापक है। उसके सैन्य ठिकाने उत्तरी साइप्रस, कतर और सोमालिया में हैं। तुर्की ने 2018 में सूडान के सुवाकिन द्वीप पर 99 साल की लीज ली थी। वहां बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाना था लेकिन गृह युद्ध के चलते विकास रुका है। तुर्की के अल्बानिया और अजरबैजान के साथ सैन्य सहयोग समझौते भी हैं और इराक, सीरिया और लीबिया में अग्रिम संचालन ठिकाने भी हैं। तो तुर्की की सैन्य रणनीति केवल अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं आगे तक फैली हुई है। फ्रांस की पूर्व उपनिवेशवादी शक्ति होने के कारण उसके भू राजनीतिक और आर्थिक हित दुनिया भर में फैले हैं। असल में इसका मतलब यह है कि उसकी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां पूरी तरह से भूमध्य सागर क्षेत्र पर केंद्रित नहीं हो सकती। उन्हें अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में अभियान चलाने और फ्रांस के वैश्विक हितों की सुरक्षा करनी होती है। तो किसी भी समय भूमध्य सागर में अभियानों के लिए फ्रांस की केवल कुछ ही पनडुब्बियां वास्तव में उपलब्ध हो सकती है। दूसरे कुछ परिस्थितियों में डीजल, इलेक्ट्रिक और खासकर AIP संचालित पनडुब्बियां अपने बड़े और अधिक शक्तिशाली समकक्षों की तुलना में महत्वपूर्ण फायदे देती है। और भूमध्य सागर उन परिस्थितियों से भरा हुआ एक क्षेत्र है। सबसे पहले लागत का पहलू है। परमाणु संचालित पनडुब्बियों की निर्माण और संचालन लागत पारंपरिक रूप से संचालित पनडुब्बियों की तुलना में काफी अधिक होती है। उदाहरण के लिए एक अमेरिकी वर्जीनिया क्लास परमाणु संचालित अटैक पनडुब्बी की कीमत 1.8 अरब से 3.6 अरब डॉलर के बीच होती है। इसके विपरीत आधुनिक स्वीडिश गोटलैंड क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी AIP सहित की कीमत लगभग $200 मिलियन है, जबकि जर्मनी की हाई एंड टाइप 212 की कीमत वर्जीनिया क्लास से आधी करीब 1.3 अरब डॉलर है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का संचालन करना भी कहीं ज्यादा महंगा होता है। एक वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी के लिए वार्षिक संचालन लागत का अनुमान $140 मिलियन है, जिसमें चालक दल, रखरखाव और समर्थन शामिल हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अक्सर ईंधन भरना पड़ता है। हालांकि उनकी कुल जीवन चक्र लागत उनके परमाणु समकक्षों की तुलना में बहुत कम आंकी गई है, क्योंकि एक परमाणु बेड़े की पूरी जीवन काल लागत डीजल बेड़े की तुलना में 50 से 70% अधिक मानी जाती है। परमाणु ऊर्जा पनडुब्बी की अतिरिक्त लागत फ्रांस जैसे देश के लिए उचित है, जहां इसके ब्लू वाटर फायदे डीजल, इलेक्ट्रिक या AIP पनडुब्बियों से बेहतर हैं। इटली, स्पेन, अल्जीरिया और मिस्र जैसे देशों के लिए, जिनका नौसैनिक फोकस क्षेत्रीय रक्षा और तटीय अभियानों पर है, परमाणु विकल्प पर भारी खर्च रणनीतिक रूप से उचित नहीं है। परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और रखरखाव की अत्यधिक लागत अधिकांश देशों के रक्षा बजट से कहीं अधिक है। अधिकांश देशों के पास न अत्याधुनिक औद्योगिक आधार है, न विशिष्ट शिपयार्ड और न ही परमाणु तकनीक व सुरक्षा में प्रशिक्षित कर्मचारी है, जो परमाणु प्रणोदन के विकास व रखरखाव के लिए जरूरी होते हैं। वहीं
डीजल इलेक्ट्रिक AIP पनडुब्बियां सस्ती होने के कारण छोटी नौसेनाएं इन्हें खरीद और रख रखाव कर सकती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि तुर्की की नौसेना या रक्षा बजट वैश्विक मानकों पर छोटा है। संख्या के लिहाज से तुर्की के पास पहले से ही फ्रांस से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, 12 बनाम 9। 2026 में तुर्की नौसेना 12 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का संचालन करती है और बेड़े को 18 तक बढ़ाने की योजना है। सभी पारंपरिक रूप से संचालित हैं, जिनमें नई रीस क्लास में AIP प्रणोदन है और बाकी डीजल इलेक्ट्रिक इंजनों से चलती हैं। इनमें सबसे पुरानी 3 अत्ताले क्लास पनडुब्बियां हैं, TCG यिल्दिरिम, TCG दोगानाय और TCG दुलुनाय। चौथी जहाज TCG बुर्टक को हाल ही में जून 2025 में सेवा से हटा दिया गया था और यिल्दिरिम को वर्तमान में परीक्षण और प्रशिक्षण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बाकी 2 जहाज अभी भी सक्रिय सेवा में हैं। 193.5 फीट लंबाई और 1200 टन की डूबने पर विस्थापन क्षमता के साथ इनमें 14 टॉर्पीडो के लिए 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिनमें स्वदेशी अकिल्ली हैवीवेट टॉर्पीडो भी शामिल हैं। तुर्की की 4 प्रेवेज श्रेणी पनडुब्बियां 1994 से 1999 के बीच सेवा में आई और अपेक्षाकृत नई हैं। TCG प्रेवेज, TCG साकार्या, TCG 18 मार्ट और TCG अनाफा तालार अतालय श्रेणी से थोड़ी लंबी है। इनकी लंबाई 200.1 फीट है, डूबने पर 1586 टन विस्थापित करती हैं और इनमें भी 14 टॉर्पीडो के लिए 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। पुरानी अतालय श्रेणी की टाइप 209, 1000, 200 नौकाओं के विपरीत ये बड़ी जर्मन टाइप 209, 1000, 400 डिजाइन पर आधारित हैं और तुर्की में बनाई गई थीं। और भी हाल ही में बनी हैं 4 गोर श्रेणी की जहाजें, TCG गोर, TCG चलक्कले, TCG बुराक रईस और TCG बी इनांच 2003 और 2007 के बीच सेवा में लाई गई। ये तुर्की में बनी जर्मन टाइप 209 T2 1400 डिजाइन का उन्नत संस्करण है। इनकी लंबाई 200.1 फीट है और 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स है, जो प्रवेश श्रेणी जैसी ही है, लेकिन पानी के नीचे इनका विस्थापन थोड़ा ज्यादा है, 1586 टन। तुर्की की नई रीस श्रेणी की पहली पनडुब्बी TCG पीरी रीस 2024 में सेवा में शामिल हुई और अब बेड़े का प्रमुख जहाज है। रीस श्रेणी की 5 और पनडुब्बियां फिलहाल निर्माणाधीन हैं या ऑर्डर पर हैं, जिससे बेड़े का आकार और ताकत काफी बढ़ जाएगी। जर्मन टाइप 214 TNK ये संशोधित संस्करण जो तुर्की में सह निर्मित किए गए हैं 219.8 फीट लंबे हैं। इनका डूबा हुआ विस्थापन 1800 टन है और इनमें AIP प्रणोदन प्रणाली है, जिससे ये हफ्तों तक गुप्त रूप से पानी के नीचे संचालन कर सकती है। जहाज की 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स अकिल्ली टॉर्पीडो और इदास एंटी एयर मिसाइलें लॉन्च करने में सक्षम है, जिससे इन्हें व्यापक संचालन क्षमता मिलती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, तुर्की ने दीर्घकाल में एक परमाणु संचालित पनडुब्बी विकसित करने के अपने इरादे की घोषणा की है, जिसे नीहुकदेन के नाम से जाना जाता है। इरादा परमाणु संचालित पनडुब्बी बनाने का है, न कि परमाणु हथियारों से लैस जहाज का। तुर्की कम से कम आधिकारिक तौर पर न तो परमाणु शक्ति है और न ही बनने का इरादा रखता है। ये जहाज तुर्की को दूर समुद्री अभियानों की बढ़ी हुई क्षमता देगा, जो उसकी बढ़ती भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दिखाती है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि तुर्की का मुख्य उद्देश्य नीहुकदेन को भूमध्य सागर में तैनात करना है। अब अगर आप दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य खबरों के दैनिक अपडेट और नवीनतम सैन्य विकास पर विस्तृत जानकारी पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलिट्री शो में हम सुर्खियों के पीछे जाकर पूरी कहानी और उसका महत्व बताते हैं। अब जैसा कि पहले बताया गया था, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हमेशा पारंपरिक ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों की तुलना में अधिक प्रभावी विकल्प नहीं होती और भूमध्य सागर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये समुद्र कई द्वीपों, उथले तटीय किनारों, सीमित तटीय क्षेत्रों, द्वीप समूहों और कई संकरे चोक पॉइंट्स की विशेषता रखता है। पारंपरिक ऊर्जा पनडुब्बियां छोटे आकार और बेहतर संचालन से उन हालातों में उपयुक्त है जहां बड़ी और अधिक महंगी परमाणु पनडुब्बियां कम प्रभावी और ज्यादा संवेदनशील होती हैं।
बैटरी या AIP पावर पर ये पनडुब्बियां परमाणु पनडुब्बियों से ज्यादा शांत होती है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर के कूलेंट पंप हमेशा शोर करते हैं। इससे छोटी पनडुब्बियां समुद्र तल पर चुपचाप छिप सकती है और सतह के जहाजों व अन्य पनडुब्बियों के लिए खतरनाक शिकारी बन जाती हैं। डीजल, इलेक्ट्रिक और AIP पनडुब्बियां सस्ती होने के कारण नौसेना तटीय रक्षा, निगरानी और समुद्री निषेध अभियानों में अधिक जहाज तैनात कर सकती है, जिससे क्षेत्रीय संघर्षों में सामरिक दक्षता बढ़ती है। परमाणु संचालित पनडुब्बियों का बढ़ा हुआ संचालन, समय और परमाणु हथियार क्षमताएं इन जल क्षेत्रों में गहरे समुद्र की तुलना में बहुत कम लाभ देती हैं। काफी हद तक भूमध्य सागर में परमाणु संचालित पनडुब्बियों की आवश्यकता इस तथ्य से भी कम हो जाती है कि यूरोपीय देशों में से कई तुर्की के साथ नाटो के सदस्य हैं। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो भूमध्य सागरीय नाटो सदस्य फ्रांस, UK और US से परमाणु पनडुब्बियों के समर्थन की उम्मीद करेंगे, ताकि अतिरिक्त मारक क्षमता और मिशन प्रोफाइल की जरूरत पूरी हो सके। तुर्की का मुख्य प्रतिद्वंदी इस क्षेत्र में ग्रीस है, जो एक अन्य नाटो सदस्य है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद, खासकर साइप्रस द्वीप को लेकर, निश्चित रूप से नाटो की साझा सदस्यता के कारण नियंत्रित रहे हैं। फिर भी ग्रीस ने अपना शक्तिशाली पनडुब्बी बेड़ा तैयार किया है। ये तुर्की के बेड़े से छोटा और पुराना है, पर एजियन और पूर्वी भूमध्य सागर के द्वीपों से भरे उथले पानी में प्रभावी प्रतिरोधक क्षमता देता है। 2026 तक हेलेनिक नेवी 5 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का संचालन करती है, जिनमें 4 आधुनिक पापा निकोलिस क्लास और 5 पुरानी पनडुब्बियां शामिल है। एक ओके आनोस क्लास, 3 पोसाइडन क्लास और एक ग्लाफकोस क्लास पनडुब्बी। तुर्की की पनडुब्बियों की तरह 4 आधुनिक पनडुब्बियां पापा निकोलिस, पिपिनोस, माट्रोसोस और काटसोलिस S-123 जर्मन डिजाइन से ग्रीस में बनाई गई थी और इस बार ये टाइप 214 HN मॉडल की है। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां AIP तकनीक के साथ आती है, जिससे ये लंबे समय तक पानी के नीचे चल सकती है। इनकी लंबाई 213.25 फीट और पानी के नीचे इसका विस्थापन 1600 टन है। इनमें 8 टॉर्पीडो ट्यूब है, जिनमें 14 ब्लैक शार्क हेवीवेट टॉर्पीडो और सब हार्पून SSM लग सकते हैं। ये तुर्की के सबसे उन्नत जहाजों के बराबर है। हालांकि अकेली ओकेनोस क्लास पनडुब्बी, जिसका नाम भी ओकेनोस ही है, को एक नया इंजन लगाकर अपग्रेड किया गया था, लेकिन ये और ग्रीस की अन्य पुरानी पनडुब्बियां अब काफी पुरानी हो चुकी हैं। तो हेलेनिक नेवी ने इन्हें आधुनिक पनडुब्बियों से बदलने की योजना पर काफी आगे बढ़ चुकी है, जिसमें फ्रांसीसी, जर्मन और स्वीडिश मॉडल पर विचार किया जा रहा है। इटली की पनडुब्बियों का भी यही हाल है, लेकिन ग्रीस जैसा सीधा प्रतिद्वंदी न होने से आधुनिकीकरण उतना जरूरी नहीं समझा जाता। इटालियन नेवी के पास फिलहाल 8 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां हैं, जिनमें 4 आधुनिक लेकिन पुरानी हो रही सारो क्लास और 4 उन्नत टोडारो क्लास शामिल हैं। अब तक जिन देशों का हमने जिक्र किया, उनकी तरह इटली भी बड़े पनडुब्बी आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल है। विशेष रूप से 4 अगली पीढ़ी की U-212 NFS पनडुब्बियों में से पहली की ल रखने का समारोह फरवरी 2026 में आयोजित की गई थी। इनका उद्देश्य पुरानी हो चुकी सारो क्लास पनडुब्बियों की जगह लेना है। ऐसा नहीं है कि सारो क्लास की पनडुब्बियां प्रभावहीन हैं, बस अब वे अपनी सेवा अवधि के अंत के करीब पहुंच रही हैं। 4 जहाज सल्वाजे पेलोसी, ब्रीमो लोंगो, प्रीमो लोंगोबार्डो, जियान फ्रांको गासाना पिएरो, S-525 और जूलियानो ब्रीनी 1988 और 1995 के बीच सेवा में आए थे। ये डीजल इलेक्ट्रिक संचालित पनडुब्बियां 218.8 फीट लंबी है। पानी के अंदर इनका विस्थापन 1450 टन है और इनमें 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगे हैं, जो ब्लैक शार्क हेवीवेट टॉर्पीडो और सब हार्पून एंटी शिप मिसाइलों के लिए हैं। इटली की टोडारो क्लास पनडुब्बियां बेड़े की मौजूदा प्रमुख और ज्यादा आधुनिक हैं। 4 जहाज साल्वातोरे टोडारो, चीरे टोडारो क्लास टाइप 212A और पिएत्रो वेनुती 2006 और 2017 के बीच सेवा में आए। डीजल इलेक्ट्रिक AIP प्रणोदन से संचालित ये इतालवी टाइप 212A, जो मूल जर्मन डिजाइन के संशोधन है, इनकी लंबाई 183.7 फीट है।
पानी के नीचे विस्थापन 1650 टन है और हथियारों की व्यवस्था भी सारो क्लास जैसी ही है। नया U-212 नियर फ्यूचर सबमरीन यानी NFS इटली की पनडुब्बी क्षमताओं को काफी हद तक बढ़ा देता है। निर्माता के अनुसार, जो कि इतालवी रक्षा दिग्गज फिनकांतियरी है, U-212 NFS सबमरीन क्लास अपने U-212A पूर्ववर्तियों की तुलना में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाती है। ये बेहतर डिजाइन, स्वदेशी तकनीकी हिस्सेदारी का उच्च स्तर और बेहतर ऑन बोर्ड सिस्टम्स एकीकरण के कारण संभव हुआ। इतालवी उद्योग द्वारा विकसित नवाचार, जिनमें लिथियम आयन प्रणोदन बैटरी और नया कॉम्बैट सिस्टम शामिल हैं, अधिक गुप्तता, सहन शक्ति, दक्षता और साइबर लचीलापन सुनिश्चित करेंगे। U-212 NFS को भूमि पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों, टॉर्पीडो और मानव रहित पानी के नीचे चलने वाले वाहनों से लेस किया जाएगा। इस मारक क्षमता के अलावा पोत को कई सेंसर, उन्नत संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और जागरूकता और संचालन क्षमता बनाए रखने के लिए बेहतर ऑटो पायलट तकनीक मिलेगी। इस पनडुब्बी की लंबाई 194 फीट, चौड़ाई 23 फीट है और इसमें 2 स्तर का डेक है, जिसमें 30 से अधिक चालक दल के सदस्य रह सकते हैं। जब इन्हें डिलीवर किया जाएगा, जिसकी योजना 2029 और 2032 के बीच है, तो ये इटली को भूमध्य सागर के नीचे सबसे अत्याधुनिक गैर परमाणु संचालित पनडुब्बियां प्रदान करेंगी। कम से कम अभी के लिए आपात स्थिति में इन अत्याधुनिक नई पनडुब्बियों की मदद लेने वाला सबसे संभावित साथी नाटो सदस्य स्पेन है। यह देखते हुए कि स्पेन जिब्राल्टर में ब्रिटिश के साथ मिलकर महत्वपूर्ण जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के चोक पॉइंट की सुरक्षा के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसके पास एक महत्वपूर्ण पनडुब्बी बेड़ा होगा। वर्तमान में उसके पास केवल 3 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 2 1980 के दशक की हैं। स्पेन की गैलरेना क्लास, जिसे S-70 अगोस्ता क्लास के नाम से भी जाना जाता है, अब अपनी सेवा अवधि के अंत के करीब है, जिसमें बची हुई S-71 गैलरेना को नई S-80 प्लस क्लास या इसाक पेरल क्लास पनडुब्बियों के सेवा में आने पर बदल दिया जाएगा। अब भूमध्य सागर में अन्य यूरोपीय पनडुब्बी शक्तियों की तरह स्पेन भी एक बड़े नौसैनिक आधुनिकीकरण प्रयास में लगा हुआ है, जिसकी अगुवाई 4 नई S-80 प्लस डिजाइनों के विकास से हो रही है। भारी टॉर्पीडो और अंततः उन्नत AIP प्रणोदन से लेस ये नई डीजल इलेक्ट्रिक आक्रमण पनडुब्बियां मैड्रिड की पानी के नीचे युद्ध क्षमताओं में एक बड़ा कदम है। डिजाइनी की खामियों और बजट संकट के कारण पेराल परियोजना कई सालों तक अधर में रही। कील बिछाने की रस्म से लेकर मई 2021 में स्पेन द्वारा इस श्रेणी की पहली पनडुब्बी इसाक पेराल को लॉन्च करने में 5,831 दिन लग गए। S-82 नार्सिसो मोंटोन-सुरियोल ने 2025 के अंत में समुद्री परीक्षण शुरू किए और 6 में अगली 2 पनडुब्बियां भी ऑर्डर में हैं। कुल मिलाकर कोस्मे गार्सिया और माटेओ गार्सिया दे लोस रेयस की कीलें क्रमशः 2010 और 2011 में बिछाई गई थी, जिनकी अपेक्षित कमीशनिंग तिथियां क्रमशः 2028 और 2029 है। इसाक पेराल श्रेणी की पनडुब्बियां भूमध्य सागर की अधिकांश पनडुब्बियों से लंबी 265.7 फीट और भारी है। डूबे होने पर इनका विस्थापन 2,965 टन है। 5,000 समुद्री मील की रेंज के साथ इनकी सहन शक्ति 50 दिनों तक है। ये नौसैनिक बारूदी सुरंगों के साथ 533 मिमी टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है, जो DM-2 A4 सीहेक भारी टॉर्पीडो, UGM-84 हार्पून मिसाइल और वैकल्पिक रूप से ब्लैक शार्क टॉर्पीडो के लिए इस्तेमाल होती है। जब आइजैक पेरल क्लास की पूरी नियोजित संख्या परिचालन में आ जाएगी, स्पेन के पास कागज पर पश्चिमी भूमध्य सागर में सबसे शक्तिशाली पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा होगा। फिलहाल पश्चिमी भूमध्य सागर की अन्य शक्तियों की पनडुब्बियों की तुलना में अल्जीरिया को स्पेन पर बढ़त है। अल्जीरियाई राष्ट्रीय नौसेना 6 रूसी किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां संचालित करती है और 2 और आधुनिक किलो क्लास पनडुब्बियां ऑर्डर पर मानी जाती हैं। पहली 4 O-21 मिस्साली, एल हुज, O-22 अक्रम पुछा, O-31 एल वार्सिनिस और O-32 एल ओगर प्रोजेक्ट 636 वर्षा व्यांका क्लास की है और मुख्य रूप से अपेक्षाकृत उथले पानी में
एंटी शिपिंग और एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए बनाई गई हैं। टॉर्पीडो हुल वाली ये पनडुब्बी 238.2 फीट लंबी है। पानी के अंदर इसका विस्थापन 3076 टन है और ये बताया जाता है कि ये अधिकतम 25 नॉट्स की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इनमें 6 533 मिमी टॉर्पीडो ट्यूब्स होती है। ये 18 होमिंग या वायर गाइडेड टॉर्पीडो या 24 AMAM एक माइंस और 4 कैलिबर क्रूज मिसाइलें ले जा सकती हैं। अल्जीरिया के पास 2 पुरानी प्रोजेक्ट 870 7 EKM पनडुब्बियां भी है जो मूल किलो क्लास की बनी हुई हैं। रुइज हज मुबारक और एल हज सिलिमाने को 2010 के दशक में सेवा अवधि बढ़ाने और आधुनिक हथियार जोड़ने के लिए अपग्रेड किया गया था। सौभाग्य से रूस और चीन दोनों के साथ लंबे समय से और गहरे रणनीतिक संबंध होने के बावजूद अल्जीरिया यूरोपीय संघ और नाटो दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण और बेहतर होते संबंध बनाए हुए हैं। इसलिए भूमध्य सागर के पश्चिमी छोर पर पनडुब्बी शक्तियों के बीच समुद्र के नीचे संघर्ष की संभावना कम है। समुद्र के दूसरे छोर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मिस्र और इजराइल के बीच 1979 में हस्ताक्षरित शांति समझौता है जो अब तक कायम है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना के बाद से अब तक 4 बार युद्ध हो चुका है। 1948 का अरब इजराइल युद्ध, 1956 का स्वेज संकट, 1967 का 6 दिवसीय युद्ध और 1973 का योम किप्पुर युद्ध। दोनों देशों के बीच व्यापार और सैन्य सहयोग स्थिर है, लेकिन हाल के वर्षों में तनाव बढ़ा है। मिस्र ने गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों और फिलाडेल्फी कॉरिडोर में सैन्य मौजूदगी की आलोचना की, जिसे काहिरा शांति संधि का उल्लंघन बताया। इजराइल को लगता है कि मिस्र ने इजराइल लेबनान वार्ता में दखल देने की कोशिश की है और वह अपनी सीमा के पास मिस्र के उकसावे वाले सैन्य अभ्यासों से नाखुश है। स्वेज नहर के रणनीतिक महत्व को देखते हुए अगर तनाव सैन्य संघर्ष में बदला तो दोनों देशों की पनडुब्बी बेड़े निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मिस्र की नौसेना 8 पनडुब्बियां संचालित करती है जो 2 श्रेणियों में बटी है, जिनमें 4 आधुनिक S-41 क्लास टाइप 209 1400 MOD है, जर्मनी निर्मित डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियां और 4 पुरानी रोमियो क्लास या टाइप 033 चीन निर्मित पनडुब्बियां जो सोवियत डिजाइन पर आधारित है। S-41 क्लास की पनडुब्बियां उच्च गुणवत्ता वाले जर्मन गुणवत्ता के जहाज है जो 2015-2020 के बीच लॉन्च हुए थे। ये 204 फीट लंबे हैं। पानी के अंदर इनका विस्थापन 1600 टन है और इनमें 8 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी हैं, जिनमें 14 तक DM-2A4C हॉक मॉड 4 टॉर्पीडो या UGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एंटी शिप मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये नौसैनिक माइंस भी बिछा सकते हैं। 4 पुरानी पनडुब्बियां सक्रिय सूची में है, पर उम्र व अप्रचलन के चलते वे शायद सिर्फ प्रशिक्षण या बंदरगाह ड्यूटी में ही उपयोग होती हैं। मिस्र भी अन्य देशों की तरह उन्हें बदलने के लिए अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों का मूल्यांकन कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांसीसी बैराकूडा क्लास और स्पेनिश S-80+ क्लास में सबसे ज्यादा रुचि है। इजरायली नौसेना जर्मनी की HDW द्वारा बनी 6 डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियों का संचालन करती है। ये दुनिया की शीर्ष डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में है और इजराइल की समुद्र आधारित प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ है। पहली 3 INS डॉल्फिन, INS लेवियाथन और INS टेकुमा डॉल्फिन 1 या S-77 क्लास की है और इन्हें 1999 और 2000 के बीच सेवा में शामिल किया गया था। ये 188 फीट लंबी है। इनका पानी के अंदर विस्थापन 1900 टन है और इनमें 6 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ साथ 4 650 मिलीमीटर ट्यूब्स भी है, जिनका इस्तेमाल क्रूज मिसाइल, माइंस या स्पेशल फोर्सेस वाहनों के लिए किया जा सकता है। नई डॉल्फिन 2 या S-78 क्लास AIP पावर्ड है, जिससे ये ज़्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती है। इनकी लंबाई 225 फीट है और पानी के अंदर इनका विस्थापन 2400 टन है। इनमें S-77 क्लास जैसी ही हथियार प्रणाली है, लेकिन इनमें बेहतर सिस्टम, नॉन मैग्नेटिक हल, एडवांस्ड स्टेल्थ और स्पेशल फोर्सेस तैनाती की क्षमता भी है।
इस क्लास की पहली 2 पनडुब्बियां INS तानिन और INS राहु क्रमशः 2014 और 2016 में कमीशन की गई थी, जबकि तीसरी INS ड्रैकॉन 2024 में डिलीवर की गई है और फिलहाल समुद्री परीक्षण से गुजर रही है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब क्षेत्र के बाकी सभी देश आधुनिकीकरण की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो इजराइल भी कोई अपवाद नहीं है। 2022 में इजराइल और जर्मनी ने 3 अगली पीढ़ी की डकार क्लास पनडुब्बियों के लिए एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया, जो पुरानी हो चुकी डॉल्फिन 1 पनडुब्बियों की जगह लेंगी और जिनकी डिलीवरी 2027 से लेकर 2030 के शुरुआती वर्षों के बीच होने की उम्मीद है। इन जहाजों का आकार बड़ा, AIP युद्ध प्रणाली, सेंसर सूट बेहतर होंगे और इनकी पेलोड क्षमता भी ज्यादा होगी, जिससे मिसाइलें वो मानव रहित प्रणालियां ले जा सकेंगे। ये नए जहाज इजराइल को अगली पीढ़ी तक मिस्र पर अपनी पनडुब्बी बढ़त बनाए रखने में सक्षम बनाएंगे। हालांकि इजराइल और तुर्की के संबंध भी बिगड़ रहे हैं और इजराइल का अल्जीरिया के साथ रिश्ता भी बहुत ठंडा है। अगर निकट भविष्य में इजराइल के खिलाफ 1948 जैसी पूर्ण पैमाने की इस्लामी जंग छिड़ी तो उसे अपनी गुप्त क्षमता पर निर्भर रहना पड़ सकता है। परमाणु हथियार। इजराइल का परमाणु भंडार दुनिया के सबसे कम छुपे सैन्य रहस्यों में है। इजराइल और उसके मुख्य सहयोगी जैसे अमेरिका परमाणु अस्पष्टता की नीति रखते हैं, पर सब जानते हैं कि उनके पास ये हथियार हैं। यह माना जाता है कि इजराइल की सभी पनडुब्बियां परमाणु हथियार लॉन्च कर सकती है, जिससे वे दुनिया की कुछ चुनिंदा SSKs में शामिल होती है। डॉल्फिन। एक और डॉल्फिन 2 पनडुब्बियों की वे 650 मिलीमीटर ट्यूबें दाग सकती हैं। पोपाई टर्बो पनडुब्बी से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलें जो परमाणु वारहेड ले जा सकती हैं, लगभग 200 किलोटन क्षमता और कम से कम 930 मील की रेंज रखती है। अगर यह सच है तो इजराइल को समुद्र आधारित टिकाऊ सेकंड स्ट्राइक क्षमता मिलेगी, जिससे वह फ्रांस के बराबर हो जाएगा। इन सबको जोड़ ले और जब भूमध्य सागर में इतनी सबमरीन शक्ति मौजूद है तो यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि रूस और चीन जैसी बाहरी शक्तियां अपनी कहीं बड़ी नौसेनाओं के बावजूद कभी भी मेड़ में निर्णायक पकड़ बना पाएंगी। जब तक इस क्षेत्र में नेटो की एकजुट शक्ति है, समुद्र के नीचे की स्थिति कमोबेश नियंत्रण में रहेगी। उसे पुतिन की पसंदीदा कठपुतली कहा जाता था, वो आदमी जो पुतिन के आदेश पर तुरंत कूदने को तैयार रहता था। लेकिन बेलारूसी तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको में कुछ बदल गया है। पुतिन ने उन्हें एक बार फिर कूदने के लिए कहा, लेकिन प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी रूस के नेता ने उम्मीद की थी। लुकाशेंको ने वो कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने यूक्रेन की धमकियों के आगे झुककर पुतिन को अपमानित किया। अब हमारे पास एक तानाशाह की कहानी है जो इस सच्चाई को समझ रहा है कि वो कभी ये मानना ही नहीं चाहता था कि रूस बेलारूस की रक्षा नहीं कर सकता। इसका मतलब पुतिन लुकाशेंको को युद्ध में नहीं धकेल सकते। पुतिन लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब रूस यूक्रेन में कुछ खास कर पाने के लिए भी जूझ रहा है, पुतिन ने लुकाशेंको को यह बहुत साफ कर दिया है कि जो कभी वफादार कुत्ता था उसे आदेश मिलने पर काटना ही होगा। 25 जून को कीव पोस्ट ने बताया कि पुतिन यूरोप में अपने बचे हुए सबसे करीबी सहयोगी पर दबाव बढ़ा रहे हैं। रूस चाहता है कि बेलारूस युद्ध में ज्यादा शामिल हो। इसमें रूस को बेलारूस से ज्यादा ड्रोन लॉन्च करने और यूक्रेन के खिलाफ बेलारूसी सेना का इस्तेमाल कर नया मोर्चा खोलने की अनुमति देना शामिल है। लुकाशेंको पुतिन की उम्मीद के मुताबिक तेजी से आगे नहीं बढ़े हैं। पुतिन ने लुकाशेंको से कहा कि अगर बेलारूस हर मांग में सहयोग नहीं करेगा तो मॉस्को से कम वित्तीय सहायता मिलेगी। ये एक गंभीर धमकी है। बेलारूस के कुल निर्यात का 40% से अधिक और उसके आयात का 55% रूस से जुड़ा हुआ है। एक पल को लगा कि लुकाशेंको पुतिन की मांगों के आगे झुकेंगे। हालांकि वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति की अपील कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है उन दिनों से जब लुकाशेंको ने तर्क दिया था कि रूस यूक्रेन को कुचल सकता है। बेलारूसी तानाशाह ने कहा कि हम रूस के साथ हैं और चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन हमें युद्ध में घसीटेगा तो ये युद्ध बदल जाएगा। ये बहुत डरे हुए आदमी के शब्द हैं। लुकाशेंको की चालें तब दिखी जब यूक्रेन ने अपनी ओर से भी दबाव बढ़ाने का फैसला किया। पुतिन जब लुकाशेंको को युद्ध में धकेल रहे थे, यूक्रेन ने चेतावनी दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने 19 जून को कहा कि लुकाशेंको को बेलारूसी क्षेत्र में रूसी ड्रोन रिले बंद करने के लिए 1 हफ्ता मिला है। अतिरिक्त शब्दों की जरूरत नहीं। उनके टावरों पर रिले स्टेशन हैं, रूसी या बेलारूसी, इससे फर्क नहीं पड़ता।
जेलेंस्की ने कहा यह बताते हुए कि इन रिले का इस्तेमाल रूसी ड्रोन को यूक्रेनी नागरिकों की ओर निर्देशित करने के लिए किया गया था। जेलेंस्की ने कहा इन्हें बंद करो और युद्ध में लुकाशेंको के प्रति अब तक का सबसे आक्रामक रुख अपनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लुकाशेंको को हफ्ता दिया, फिर पुतिन ने दबाव डाला और लुकाशेंको के लिए वो एक डरावने हालात का सामना कर रहे थे। अब वो सिर्फ बातों और कुछ रिले स्टेशनों के सहारे पुतिन को खुश नहीं रख सकता था। तानाशाह खुद को मुश्किल में पा रहा था। क्या उसे रूसी या यूक्रेनी दबाव के आगे झुक जाना चाहिए? हमें हमारा जवाब 24 जून को मिला। यही वो तारीख है जब युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने खुलासा किया कि लुकाशेंको ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे पुतिन को शर्मिंदा होना पड़ा और रूस के नेता को यह एहसास हुआ कि उसकी पहुंच वास्तव में कितनी सीमित है। उस कठपुतली ने बेलारूसी यूक्रेनी सीमा के साथ तैनात सिग्नल रिपीटर्स को बंद कर दिया और उसने ये काम जेलेंस्की द्वारा तय की गई समय सीमा से कम 2 दिन पहले कर दिया। ये डर है। लुकाशेंको जानते हैं कि उन्हें यूक्रेन से डरना है और अपनी डींगों के बावजूद ये कदम दिखाता है कि वे पुतिन के युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। अभी भी कुछ बातें देखनी बाकी हैं। हमें पता है कि रिले स्टेशन ने अपना संचालन बंद कर दिया है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया गया है या नहीं। फिलहाल उन्हें रोकना ही काफी है, क्योंकि इससे जो संदेश जाता है वही महत्वपूर्ण है। लुकाशेंको जेलेंस्की को उससे ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते जितना वो पहले ही कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि तानाशाह पुतिन का पूरा समर्थन करने की बजाय अपने विकल्प खुले रख रहा है। लुकाशेंको चाहे जितने भी पागल क्यों न लगे, लेकिन वो कम से कम इतने चालाक हैं कि अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दे रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो बेलारूस में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बेताब है, उसके लिए जो कुछ वो देख रहा है उससे उसे ये समझ आता है कि यूक्रेन से दुश्मनी लेना कोई अच्छा विचार नहीं है। लुकाशेंको देख रहे हैं कि रूस हर महीने 30,000 से ज्यादा सैनिक खो रहा है यूक्रेन को तबाह करने के वसंत और गर्मी के हमलों में, जिससे रूसी सेना की कमजोरी उजागर हुई है। लुकाशेंको ने शायद ISW के आंकड़े देखे होंगे, जिनके अनुसार रूस ने मई में 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खोया और सिर्फ 40 वर्ग किलोमीटर पर ही कब्जा किया। रूस घाटे में है। असल में यूक्रेन ही है जो शुद्ध क्षेत्रीय लाभ में लगातार आगे निकलता जा रहा है, जैसा कि उसने अप्रैल में भी किया था। ये बात बेलारूस के तानाशाह को दिखाती है कि रूस सर्वविजेता शक्ति नहीं है, जैसा वो दावा करता रहा है। रूस कमजोर है और लुकाशेंको जानते हैं कि इसका कारण यूक्रेन है। लुकाशेंको देख रहे हैं कि यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन पूरे रूस में हमले कर रहे हैं, जो उन्हें सबसे ज्यादा डराता है। पिछले 1 महीने में सेंट पीटर्सबर्ग यूक्रेनी ड्रोन से जल चुका है और मॉस्को पर भी कई बार हमला हुआ है। ये रूस की सत्ता के केंद्र हैं जिन्हें पुतिन युद्ध से बचाना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन बार बार उन पर हमला करता है। बेलारूस के पास कोई ठोस ड्रोन रोधी रक्षा नहीं है, उसके पास यूक्रेनी ड्रोन से बचाव का कोई उपाय नहीं है अगर जेलेंस्की उन्हें भेजे। लुकाशेंको देख रहे हैं कि रूस युद्ध हार रहा है। लुकाशेंको न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि कह भी रहे हैं। बेलारूस के तानाशाह ने विदेशी मीडिया से कहा कि उन्हें नहीं लगता रूस ये युद्ध सैन्य रूप से जीत सकता है। मान ले कि उन्होंने यूक्रेन के बारे में भी यही बात कही थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं। ये उन दिनों से बड़ा बदलाव है जब लुकाशेंको पुतिन और यूक्रेन के पतन को लेकर उत्साहित थे। 2022 में लुकाशेंको ने रूस को बेलारूस से यूक्रेन पर हमला करने दिया था। अब वे सिग्नल रिले चालू रखने को तैयार नहीं, क्योंकि जेलेंस्की ने समय सीमा दे दी। लुकाशेंको पुतिन के सबसे कट्टर समर्थकों में से एक से बदलकर अब ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो यूक्रेनी दबाव में झुक जाते हैं। अगर आप बेलारूस की दूसरी घटनाओं पर ध्यान दे रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच है। यूक्रेन के सामने झुकने के साथ ही लुकाशेंको ऐसे कदम उठा रहे हैं जो इस धारणा के उलट हैं कि वो आखिरकार पुतिन को ना कह रहे हैं। ये कदम वैसे नहीं है जैसे लगते हैं। लगता है लुकाशेंको पुतिन के युद्ध में शामिल होने को तैयार है। हालांकि जो वो वास्तव में कर रहे हैं वो आपको चौंका देगा और ये पुतिन को भी दिखा देगा कि आखिरकार लुकाशेंको हमेशा उसी का साथ देंगे जो उन्हें सत्ता में बनाए रखने में सबसे बेहतर है। चर्चा से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। हम देख रहे हैं कि लुकाशेंको के कामों में विरोधाभास है। वो यूक्रेनी दबाव में रिले स्टेशन बंद कर रहे हैं, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उसे नकारा नहीं जा सकता। बेलारूस अब इतने बड़े पैमाने पर फिर से सैन्यीकरण कर रहा है जैसा पुतिन के यूक्रेन हमले के वक्त भी नहीं देखा था। अटलांटिक काउंसिल ने 25 जून को इसकी रिपोर्ट की थी। एक हेडलाइन जिसमें संकेत दिया गया कि लुकाशेंको युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पुतिन ने बेलारूस को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार ट्रांसफर का मुद्दा उठाया है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, जबकि मई में दोनों ने बेलारूस की जमीन पर संयुक्त परमाणु अभ्यास किए थे।
बेलारूस पुतिन के युद्ध में अपनी भागीदारी सीमित करने वाली राजनीतिक, कानूनी और सैन्य बाधाएं हटा रहा है, जो बुरा संकेत है। लुकाशेंको ने मई में फिर से बेलारूस में चयनात्मक लामबंदी की घोषणा की, जिसे संभावित युद्ध की तैयारी माना जा रहा है। सबसे बड़ी चेतावनी बेलारूस के निर्वासित विपक्ष की यूक्रेन विदेश मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट से मिलती है। रिपोर्ट में 8 संकेतक बताए गए हैं जो दिखाते हैं कि लुकाशेंको युद्ध की तैयारी में है, जिसमें 2024 में पारित सैन्य सिद्धांत भी है जो पहले हमला करने की इजाजत देता है, और 2022 से बेलारूसी सेना में अनुबंधित सैनिकों की संख्या में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। ये सब पहले कही बातों के उलट है। तो असल मामला क्या है? बेलारूस युद्ध की तैयारी के बावजूद यूक्रेन के सामने पीछे क्यों हट रहा है? सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लुकाशेंको बेलारूसी सेना को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, हालांकि वो ये सब यूक्रेन के साथ युद्ध की तैयारी के लिए नहीं कर रहे हैं। एक और वजह है जो लुकाशेंको जैसे इंसान की फितरत पे टिकी है। वो तानाशाह है और वर्षों से पुतिन की कठपुतली बने हुए हैं। तानाशाहों के लिए गठबंधन से ज्यादा जरूरी देश में उनकी सत्ता और पकड़ है। बेलारूसी सैन्य जमावड़े की हकीकत यह है कि ये उतना मायने नहीं रखता जितना दिखता है, कम से कम यूक्रेन के मामले में। बेलारूस एक सैन्य दृष्टि से बहुत छोटा देश है। चयनात्मक लामबंदी भी इस सच्चाई को नहीं बदल सकती। इस देश ने हमेशा छोटी सेना रखी। शायद लुकाशेंको को भरोसा था कि खतरे की स्थिति में वे रूस पर रक्षा के लिए निर्भर रह सकते हैं, या शायद और सही तरीके से कहें तो वे पुतिन पर भरोसा कर सकते थे कि वे उन्हें सत्ता में बनाए रखेंगे। इसी कारण हाल के वर्षों में रूसी और बेलारूसी सेनाओं के बीच गहरा एकीकरण दिखी है। लुकाशेंको को लगा कि पुतिन के आक्रमण शुरू करते ही उन्होंने सही दाव लगाया। पिछले 4 सालों में जो हुआ उसने लुकाशेंको को करवा सच दिखा दिया। जब बेलारूस अपनी सेना मजबूत करता है तो इसे यूक्रेन में पुतिन के साथ लुकाशेंको की तैयारी के रूप में नहीं देखना चाहिए। वो तो आत्महत्या जैसा होगा, चाहे वो बेलारूस की छोटी सी सेना के लिए हो या खुद देश के लिए। अब लुकाशेंको वही कर रहे हैं जो छोटे देशों के तानाशाह संकट में करते हैं। जब उनके बड़े संरक्षकों की पोल खुल जाती है, वे खुद को बचा रहे हैं। बेलारूस के तानाशाह देख रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध रूस के लिए कितना बुरा है, और अब उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद को सुरक्षित रखना है। इसीलिए सैनिकों की सीमित भर्ती और सैन्य जमावड़ा हो रहा है। लुकाशेंको को पता है कि उनके लोग उनसे प्यार नहीं करते। लुकाशेंको जानते हैं कि उनके मुख्य विरोधी अगर बेलारूस में रहते तो उन्हें सत्ता से हटाने का समर्थन जल्दी मिल जाता, इसलिए उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। अब जब वो देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में कितनी बुरी तरह असफल हो रहा है, हर महीने 30,000 से ज्यादा हताहत और यूक्रेन के हाथों लगातार इलाका खोना, तो लुकाशेंको पुतिन के साथ उसके आक्रमण में शामिल होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। वे बेलारूसी सेना को इस तरह तैयार कर रहे हैं कि हालात बिगड़ने पर वो उनकी रक्षा करें। और इस नजरिए के समर्थन में जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा सबूत हैं। शुरुआत के लिए पुतिन के लिए अपने तमाम सार्वजनिक समर्थन के बावजूद लुकाशेंको ने रूस को आक्रमण की शुरुआत के दिनों के बाद से बेलारूसी क्षेत्र के जरिए हमला करने की अनुमति नहीं दी है। 4 साल से यूक्रेन में कोई बेलारूसी सैनिक नहीं है। रूस की स्थिति ठीक होने पर भी लुकाशेंको ने युद्ध में शामिल नहीं हुए। अब जब रूस हार रहा है तो वह ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो दाव सुरक्षित रखने की रणनीति भी है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। रिले स्टेशनों को बंद करना इसका एक उदाहरण है। ये लुकाशेंको का यूक्रेन को यह बताने का तरीका है कि वो नहीं चाहते कि बेलारूस एक खतरे की तरह दिखे। उस बंदी से पहले ही 16 जून को खबर आई कि लुकाशेंको ने कहा बेलारूस यूक्रेन के लिए सैन्य खतरा नहीं है। एक इंटरव्यू में तानाशाह ने ज़ेलेंस्की से अपने पुराने बयानों के लिए माफी भी मांगी थी। एक बड़ा समझौता है जिस पर विचार जरूरी है। मार्च में अमेरिका और बेलारूस के कूटनीतिक संबंधों में अचानक तेजी आई। लुकाशेंको ने कहा कि उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत का निमंत्रण मिला है ताकि एक बड़े समझौते पर चर्चा हो सके, ऐसे समय में जब अमेरिका बेलारूस पर प्रतिबंधों में ढील दे रहा था। मई के अंत तक चर्चा थी कि लुकाशेंको ट्रंप के शांति बोर्ड की बैठक में शामिल हो सकते हैं। बेलारूस अमेरिका के बेहतर होते रिश्तों से साफ है कि लुकाशेंको पश्चिमी देशों से संबंध बढ़ाना चाहते हैं, जो पुतिन को मंजूर नहीं। लुकाशेंको से तो बस पुतिन का पिट्ठू बने रहने की उम्मीद की जाती है। इन कदमों से पुतिन को लगता है कि तानाशाह, जिसने रूस के राष्ट्रपति को बड़ा भाई कहा था, अब रूस की बात मानने के बजाय अपनी जान बचाने में लगा है। लुकाशेंको संभल कर कदम उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में कूदना उनके और उनके देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। लुकाशेंको सही हैं, बेलारूस के पास मौका नहीं होगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि बेलारूस एक सैन्य रूप से बहुत छोटा देश है। यह खास तौर पर तब सही है जब देश की तुलना यूक्रेन से हो।
बेलारूसी सेना के पास युद्ध का अनुभव नहीं है और लुकाशेंको उन्हें यूक्रेन में उन सैनिकों के सामने जो 2022 से लड़ रहे हैं भेजेंगे। लुकाशेंको ये सबसे अच्छी तरह जानते हैं। उसी इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने ज़ेलेंस्की से अपने पिछले बयानों के लिए माफी मांगी थी, उन्होंने स्वीकार किया कि बेलारूस कमजोर है। ये दो पहलुओं वाली स्वीकारोक्ति है। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूसी सेना यूक्रेन से नहीं लड़ सकती और युद्ध में शामिल होने पर रूस उनके देश की रक्षा या उनका राष्ट्रपति पद नहीं बचा सकता। सैन्य स्तर पर बेलारूस को कोई मौका नहीं। इसकी 63,000 की सक्रिय सेना और 3,65,400 रिजर्व सैनिक यूक्रेन की अकेले 9 लाख की सक्रिय सेना के सामने बहुत कम हैं। और ये तो तब है जब हमने 40 लाख रिजर्व सैनिकों को इसमें शामिल भी नहीं किया है। बेलारूस किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जमीन हो, समुद्र हो या हवा, सबसे ऊपर नहीं आता। और सबसे बुरी बात लुकाशेंको के लिए ये है कि उन्हें पता है कि यूक्रेन के ड्रोन उनके देश पर भारी पड़ेंगे। यूक्रेन के ड्रोन रूस भर में हमले कर रहे हैं, जिससे देश का बड़ा आकार उसकी कमजोरी बन गया है। रूस की तुलना में बेलारूस बहुत छोटा है, लेकिन इसी वजह से वो और भी सघन है। बेलारूस के सभी औद्योगिक केंद्र यूक्रेन के ड्रोन हमले का लक्ष्य बनेंगे। बेलारूस, जो रूस पर निर्भर है, जैसे ही उसका उत्पादन घटेगा और प्रतिबंध बढ़ेंगे, उसकी अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। लुकाशेंको यूक्रेन की मुसीबत नहीं चाहता। अब उसे रूस पर अपनी रक्षा का भरोसा नहीं रहा। रूस लुकाशेंको को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे पुतिन के साथ ही रहना चाहिए। 23 जून को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की कि अगर समय आया तो रूस बेलारूस की पूरी तरह से रक्षा करेगा, जैसे उसने वेनेजुएला, सीरिया और ईरान के नेताओं की रक्षा की थी जब वे खतरे में थे। रुको, वे नेता अब जा चुके हैं। लुकाशेंको जानते हैं कि रूस अपने सहयोगियों की कैसे रक्षा करता है, इसलिए अगर उन्होंने सिग्नल रिले फिर से चालू किए और अपनी सेना को युद्ध में भेजा तो उनका भी वही हाल होगा। पिछले महीनों में लुकाशेंको के अजीब व्यवहार की असली वजह देखते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऐसा नेता है जो कभी भी बहुत बड़ा राजनयिक नहीं रहा, जो रूस और यूक्रेन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। वो एक पल में पुतिन का समर्थन करने की बात जोर जोर से करेगा, फिर अगले ही पल ज़ेलेंस्की से माफी मांग लेगा। वो बेलारूस की स्थिति बताता है और यूक्रेन को चेतावनी देता है कि उसके देश को युद्ध में न घसीटे, फिर ज़ेलेंस्की की मांग पर सिग्नल रिले बंद कर देता है। और इन सभी विरोधाभासी व्यवहारों से यह साफ दिखता है कि एक तानाशाह संकट में है। और आखिरकार बात एक साधारण तथ्य पर आकर रुकती है कि लुकाशेंको बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार उसे पता है कि यूक्रेन में जाना तबाही होगी। यह सिर्फ उसकी सेना के लिए ही नहीं, बल्कि बेलारूस के तानाशाह के रूप में उसके पूरे भविष्य के लिए भी तबाही होगी। 26 जून को यूएन न्यूज ने बताया कि विश्लेषक इगोर तिश्केविच के अनुसार बेलारूस में कोई भी पुतिन के युद्ध से जुड़ना नहीं चाहता, और यह शुरू से ही है। तिश्केविच का कहना है कि 55 से 60% बेलारूसी लोग यूक्रेन युद्ध में बेलारूसी सेना की किसी भी तरह की भागीदारी का स्पष्ट रूप से विरोध करते हैं। केवल 5 से 7% लोग ही ऐसे परिदृश्य का समर्थन करते हैं जिससे लुकाशेंको की कार्रवाइयां स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होंने रूस पर निर्भर रहकर सालों तक सत्ता संभाली है। जैसे जैसे रूस कमजोर हो रहा है, लुकाशेंको को लोगों की बात सुननी पड़ रही है, और लोग उन्हें बता रहे हैं कि वे उस अनिवार्य रक्तपात को स्वीकार नहीं करेंगे जो उनके जीवन को दागदार कर देगा अगर लुकाशेंको वही करते हैं जो पुतिन उनसे करवाना चाहते हैं। अगर बेलारूस युद्ध में गया तो लुकाशेंको को देश में विद्रोह झेलना पड़ सकता है। यही बेलारूसी सैन्य जमावड़े की असली वजह है। ये सब लुकाशेंको को सत्ता में बनाए रखने के लिए है, क्योंकि वो बुरी तरह से उस गड्ढे से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं जो उन्होंने खुद के लिए तब खोदा था जब 2022 में उन्होंने रूस का समर्थन किया था। अगर आप दुश्मन की सेना का कोड तोड़ते हैं तो उसकी कमजोरियां पता चलती हैं और जीत तय हो जाती है। यूक्रेन ये जानता है। 2026 में जो गति यूक्रेन ने बनाई है वो रूसी रणनीति से लेकर मॉस्को द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सैन्य उपकरणों और प्रणालियों तक हर चीज की गहरी समझ पर आधारित है। अब यूक्रेन सब कुछ उलट पुलट कर देने वाला है। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी सैन्य प्रणालियों का भेद ही नहीं खोला, बल्कि उन्हें पुतिन के दुश्मनों के सामने भी उजागर किया है। यूक्रेन ने नाटो को रूस के पूरे शस्त्रागार की चाबी सौंप दी है। राज उजागर हो गए हैं। रूस से निपटने की रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। रूस के हथियार अब उसी देश पर चल रहे हैं जिसने 4 साल से ज्यादा समय तक यूक्रेन के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया था। कैसे? ट्रॉफी लैब। ये एक नए यूक्रेनी डेटाबेस का नाम है जो उन सभी रूसी हथियारों की तकनीकी जानकारी देता है जिनका यूक्रेन ने फरवरी 2022 से सामना किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने एक्स पोस्ट में नए डाटाबेस की शुरुआत की घोषणा करते हुए उसकी जानकारी साझा की। यूक्रेन ने ट्रॉफी लैब लॉन्च की। हम अपने वैश्विक साझेदारों के लिए कब्जे में ली गई रूसी हथियार तकनीकों तक पहुंच खोल रहे हैं।
फेडरोव ने कहा कि युद्ध में कब्जा की गई हर मिसाइल, ड्रोन और वाहन अब स्वतंत्र दुनिया के लिए ज्ञान का स्रोत हैं। ये कई कारणों से बड़ी बात है जिन्हें हम बताएंगे, लेकिन इसमें और भी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा, सहयोगियों की पहुंच सिर्फ कुछ ऐसी फाइलों तक ही सीमित नहीं होगी जिनमें तकनीकी विनिर्देश दिए गए हैं। वे उन हथियारों तक भी पहुंच सकेंगे जिन्हें यूक्रेन ने सीधे तौर पर बरामद किया है, जिससे आगे और अध्ययन किया जा सकेगा, जिसे सभी के देखने के लिए डेटाबेस में जोड़ा जा सकेगा। इस सुरक्षित प्लेटफॉर्म के जरिए मित्र देशों की सरकारों, प्रयोगशालाओं और रक्षा तकनीक निर्माताओं को विस्तृत तकनीकी डेटा, रिपोर्टों और कमजोरियों तक पहुंच मिलती है। उपयोगकर्ता परीक्षण हेतु भौतिक उपकरण मांग सकते हैं, जिससे प्रतिरोधी उपायों का विकास चक्र छोटा हो सकता है। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो बहुत सरल है। यूक्रेन ने दर्जनों रूसी हथियारों का कोड तोड़ लिया है और यही वजह है कि वो पुतिन से एक कदम आगे रह पाया है। अब यूक्रेन उस सारी जानकारी को उन सहयोगियों के साथ साझा करने की तैयारी कर रहा है जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा उपकरण है और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सक्रिय युद्ध क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, ताकि रूस के हथियार प्रणालियों की कमियों को और उजागर किया जा सके। ये दो तरफा रास्ता है। यूक्रेन अपनी जानकारी उजागर करेगा, सहयोगी उस ज्ञान डेटाबेस पर आगे काम करेंगे और रूस के विरोधी इसका फायदा उठाएंगे। पुतिन जरूर गुस्से में होंगे। एक बार फिर यूक्रेन ने ऐसी चाल चली जिसकी पुतिन ने कल्पना भी नहीं की थी, और अब वे सिर्फ देख सकते हैं कि जो राज कभी वैश्विक मंच पर उजागर होने के लिए थे ही नहीं, वे सीधे रूस के दुश्मनों के हाथों में जा रहे हैं। पुतिन को सबसे ज्यादा चुभेगा कि अब यूक्रेन रूस के जख्मों पर नमक छिड़क सकता है। अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला ना किया होता तो ट्रॉफी लैब संभव न होता। जैसे ही पुतिन जमीन और हवा से हमले का आदेश देते हैं, यूक्रेन की ये डेटाबेस और मजबूत होगी। आखिरकार हमलों के बाद मलबा रह जाता है, और यही वो चीज है जिसे यूक्रेन अपने कब्जे में ले सकता है और रूसी हथियारों के बारे में और जानने के लिए उसका अध्ययन कर सकता है। विडंबना है कि रूस की रणनीति खासकर ड्रोन और मिसाइल पर उसकी हार का कारण बन रही है। पुतिन ने दोनों हथियारों पर ज्यादा निर्भरता दिखाई क्योंकि रूस का जमीनी अभियान कमजोर हो रहा है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ मई महीने में ही रूस ने यूक्रेन पर 8,150 स्ट्राइक ड्रोन दागे, जो एक रिकॉर्ड है। साथ ही 211 मिसाइलें और हजारों गाइडेड बम भी दागे गए। इन सभी हथियारों के इस्तेमाल के बाद मलबा पीछे छूट जाता है। गोले, खोल, चिप्स, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती हैं जो ये बता सकती हैं कि रूस क्या बनाता है, कैसे बनाता है और उस हथियार का मुकाबला करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ये मलबा तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों के हाथों में पड़ता है जो इसे पूरी तरह से खोलकर देख सकते हैं, तो कई बड़े राज सामने आ जाते हैं। साफ तौर पर व्लादिमीर पुतिन को यह पता होना चाहिए था कि यूक्रेन उन सभी देशों में से जिन्हें वो निशाना बना सकते थे, रूस के हथियारों को खोलकर देखने में सक्षम होगा। उन्होंने अपनी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई के दौरान यूक्रेन की लगातार हो रही नवाचार को खुद अपनी आंखों से देखा है। नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अनुसार यूक्रेनी विज्ञान और इंजीनियरिंग ने पूर्व सोवियत संघ की अनुसंधान और विकास क्षमता का 13 से 15% योगदान दिया था। यूक्रेनी वैज्ञानिकों को 90 के शुरुआती वर्षों तक पता था कि रूस क्या बना रहा है। हो सकता है कि उन्होंने उन कई हथियारों पर भी काम किया हो जिन्हें रूस अभी इस्तेमाल कर रहा है। तकनीकी समझ रखने वालों पर हमला करो, तुम बेनकाब हो जाओगे। ट्रॉफी लैब हर उस सैन्य रहस्य को उजागर करने जा रहा है जिसे रूस छुपा कर रखना चाहता है। यूक्रेन इस पहल की तैयारी काफी समय से कर रहा है। 28 मई को यूरोमैदान प्रेस ने बताया कि यूक्रेन मंत्रिपरिषद ने रूसी सैन्य उपकरण प्रबंधन के नए नियम अपनाए हैं। इन नियमों में बताया गया है कि पकड़े गए रूसी उपकरण कैसे स्थानांतरित होंगे और इन हथियारों से मिली जानकारी का उपयोग यूक्रेन की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए किस कानूनी ढांचे के तहत किया जा सकता है। फ्योदरोव ने ट्रॉफियों का जिक्र किया था, लेकिन शुरुआत में इसे यूक्रेन द्वारा पकड़े गए और छोड़े गए रूसी उपकरणों को रक्षा जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के रूप में देखा गया। ट्रॉफी लैब के साथ यूक्रेन ने कुछ और बड़ा उजागर किया। अब रूस के दुश्मनों के पास यूक्रेन के वर्षों के संघर्ष से तैयार हुई जानकारी का एक विशाल भंडार है। अब ये जानकारी पश्चिमी देशों और रक्षा कंपनियों के पास है, जिससे रूस की सबसे खतरनाक सैन्य प्रणालियों का मुकाबला करने के हथियार बनाए जा सकते हैं। ये नेटो और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है, जैसा कि हम कुछ ही मिनटों में समझाने वाले हैं। हालांकि सबसे पहले ये छोटी सी बात है कि ट्रॉफी लैब कैसे काम करने वाली है, इसे समझना जरूरी है। अब तक हमें जो पता है वो ये है। फेदोरोव ने पहले ही कुछ बुनियादी बातें बता दी हैं। ट्रॉफी लैब रूसी हथियारों का एक साझा भंडार होगी और इसमें लगभग हर वो चीज शामिल है जो यूक्रेन अब तक अपने कब्जे में ले सका है। इसका मतलब है मिसाइलें, ड्रोन, छोड़े गए वाहन और कई अन्य सिस्टम जो रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल कर छोड़े हैं। ये डेटाबेस सभी के लिए नहीं है। जिसे भी एक्सेस चाहिए उसे आवेदन करना होगा, लेकिन एक बार एक्सेस मिल जाने के बाद वो यूजर तकनीकी दस्तावेज डाउनलोड कर सकता है,
अध्ययन और रिपोर्ट देख सकता है और यहां तक कि यूक्रेन से अनुरोध भी कर सकता है कि वे डेटाबेस में मौजूद हथियारों के सैंपल सीधे अध्ययन के लिए भेजें। हमारे पास आंकड़े हैं। ट्रॉफी लैब की वेबसाइट के अनुसार शुरुआती डेटाबेस में 115 से अधिक नमूने होंगे जिन्हें युद्ध के मैदान से कब्जा कर रिसर्च के लिए यूक्रेनी सुविधाओं में भेजा गया है। उन सैंपल्स को एक कैटलॉग में 69 उपकरण श्रेणियों और उप श्रेणियों में बांटा गया है। यह हिस्सा यूक्रेन को रूस के हथियारों में इस्तेमाल खास कंपोनेंट्स और मटेरियल्स उजागर करने देता है। तो सिर्फ हथियार ही उजागर नहीं हो रहे, बल्कि उन्हें बनाने में इस्तेमाल किए गए खास कंपोनेंट्स भी सामने आ रहे हैं। यूक्रेन 225 से ज्यादा पूरी की गई स्टडीज जो लैब्स, वैज्ञानिक संस्थानों और इंजीनियरिंग सेंटर्स ने दी हैं, भी उपलब्ध कराएगा। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिससे और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यूक्रेन ने यह सारी जानकारी इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की है, जबकि वो रूस के खिलाफ अपनी रक्षा कर रहा है और लंबी दूरी के हमलों का सामना कर रहा है। ये सराहनीय है। जब आप उन हथियारों को जानेंगे जो इस डाटाबेस से उजागर होंगे, तो दिखेगा कि यूक्रेन रूस के हर दुश्मन के काम आने वाला एक संसाधन तैयार करने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार है। डिफेंस न्यूज की ट्रॉफी लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 115 कब्जे में लिए गए नमूनों में किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइलें और रूस का T-90M युद्धक टैंक शामिल हैं। ये रूस के बेहतरीन हथियार है। अब पुतिन के दुश्मन इनके बारे में पढ़ सकते हैं या नमूनों तक पहुंच सकते हैं ताकि खुद अध्ययन कर सकें। डिफेंस न्यूज के अनुसार प्रमाणित साझेदार भौतिक परीक्षण के लिए नमूने मांग सकते हैं और परीक्षण की प्रकृति उनकी जरूरत पर निर्भर करेगी। गैर विनाशकारी निरीक्षण सबसे आम हो सकता है। हालांकि ट्रॉफी लैब साझेदारों को ऐसे नमूनों के लिए आवेदन करने की भी अनुमति देता है जिन्हें वे खोल सकते हैं या पूरी तरह से विनाशकारी परीक्षण के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विकल्प रूस के हथियार निष्क्रिय करने के लिए काउंटर मेजर्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण विकसित करने वालों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है। जहां तक आवेदन की बात है, वे अभी खुले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी जानकारी भेज सकता है। यह पूरी तरह सही नहीं है। ट्रॉफी लैब वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पेज है जिसे कोई भी देख और फॉर्म भरने की कोशिश कर सकता है। फॉर्म में लिखा है कि सिर्फ विदेशी सरकारी संस्थान और रक्षा कंपनियां आवेदन कर सकती हैं। यूक्रेन हितों के टकराव से बचने और जांच में मदद के लिए कई दस्तावेज और हस्ताक्षरित पत्र मांगता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं आवेदन करने की, लेकिन आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसे कि किसी भी संस्था को बाहर कर दिया जाएगा जो यूक्रेन द्वारा बनाई गई प्रक्रिया को चकमा देने की कोशिश करेगी। इसका मतलब है कि रूस ये नहीं जान पाएगा कि यूक्रेन को उसके हथियारों के बारे में क्या जानकारी है। पुतिन के लिए यूक्रेन के डाटाबेस की जानकारी के आधार पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यूक्रेन ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं। अब जब हमें ट्रॉफी लैब के काम करने का तरीका पता चल गया है, तो सवाल है, ये नया डेटाबेस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जवाब से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे रोजाना के और वीडियोस देख सकें। हम ट्रॉफी लैब के उभरने से शुरू करेंगे, जो यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो खासकर नेटो में शामिल सहयोगियों से संबंध बढ़ा रहा है। फ्योदरोव इसे स्पष्ट करते हैं क्योंकि वो बताते हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपना पूरा शस्त्रागार इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन ने उस शस्त्रागार के हिस्सों को, जिन्हें उसने कब्जा किया है, व्यवस्थित रूप से खोलकर यह जानने की कोशिश की है कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है। नेटो को जानकारी चाहिए। गठबंधन और उसके सदस्य यूक्रेन को पहले ही भारी समर्थन दे चुके हैं और वे लगातार और मदद के तरीके खोजते हैं। नेटो संसदीय सभा के महासचिव बेनेडिक्टा बेर्टी ने 17 जून को यह बात स्पष्ट कर दी थी। यूक्रेन को 99% सैन्य सहायता नेटो सहयोगियों से मिलती है और यूक्रेन के लिए संगठन के समर्थन की फिर पुष्टि करना प्राथमिकता है। 7 से 8 जुलाई को अंकारा में नेटो शिखर सम्मेलन से पहले ट्रॉफी लैब नेटो गठबंधन को यूक्रेन की ओर से बदले इन योगदान देने के तरीकों में से एक है। यह दिखाता है कि यूक्रेन और उसके नेटो सहयोगियों के संबंध एक तरफा नहीं है। यूक्रेन वे रहस्य उजागर कर रहा है जो रूस के खिलाफ नाटो को अपने हितों की रक्षा में बहुत मदद करेंगे। सच कहूं तो ट्रॉफी लैब इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकता था। 2025 के अंत में नेटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि रूस गठबंधन के सदस्यों के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध बढ़ा रहा है और अगले 5 साल में किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है। इसका अर्थ है कि नेटो को 2030 के अंत तक या उससे पहले रूसी आक्रामकता से बचाव के लिए जरूरी रक्षा तैयार करनी होगी। कुछ लोगों के अनुसार समय सीमा मार्क रूटे के सुझाव से भी छोटी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का कहना है कि जर्मन विशेषज्ञों के मुताबिक ये 2029 में हो सकता है। सीबीसी रिपोर्ट के अनुसार कई नेटो सदस्य इस राय से सहमत हैं, जिसे रूस की मौजूदा गतिविधियां भी समर्थन देती हैं।
नॉर्डिक और बाल्टिक सीमाओं पर 1,15,000 सैनिकों की तैनाती के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिससे नाटो के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों को सीधी धमकी दी जा सके। रूस बेलारूस में परमाणु हथियार प्रक्रियाओं का परीक्षण कर रहा है। हालांकि वो यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसे युद्ध में उलझे हुए हैं जो बिल्कुल भी योजना के अनुसार नहीं चल रहा है। पुतिन खुद को आक्रामकता के और भी गहरे गड्ढे में धकेल रहे हैं और नाटो इसका स्पष्ट लक्ष्य है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नेटो को रूसी हथियारों और रणनीतियों के बारे में जितनी अधिक जानकारी मिल सके उतनी चाहिए। ट्रॉफी लैब ये जानकारी प्रदान करेगा। ये खजाना नेटो के सदस्यों को रूस के हथियारों के खिलाफ ऐसे प्रतिरोधक उपाय विकसित करने की अनुमति देगा जिनकी शायद पहले कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। ये स्पष्ट है कि ये नेटो के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यूक्रेन के लिए भी इसका मतलब ये हो सकता है कि उसके अपने क्षेत्र के बाहर के नव प्रवर्तक ऐसे विचार लेकर आ सकते हैं जिनका इस्तेमाल रूस का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है, और पुतिन इस सब के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। रूस द्वारा किया गया हर हमला, चाहे वो जमीन पर हो या हवाई, यूक्रेन को और अधिक सैन्य सामग्री कब्जे में लेने और नाटो के साथ और अधिक डेटा साझा करने का मौका देता है। इस जानकारी के प्रवाह को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि पुतिन अपने आक्रमण को समाप्त कर दें। ऐसा होने वाला नहीं है। ट्रॉफी लैब की शुरुआत के बाद से हर दिन वो दिन होगा जब रूस के सबसे बड़े राज उन लोगों के सामने उजागर होंगे और उन्हीं के द्वारा उजागर किए जाएंगे जिन्हें वो जानकारी नहीं देखनी चाहिए। ये सिर्फ रूस के लिए खतरनाक ही नहीं है, बल्कि उस नेता के लिए भी अपमानजनक है जिसने लंबे समय तक खुद को नेटो के खिलाफ रूस की रक्षा कर सकने वाला एकमात्र नेता बताया है। ट्रॉफी लैब यूक्रेन की उसी चीज का एक और उदाहरण है जो वो काफी समय से कर रहा है। रूस के आक्रमण के दौरान यूक्रेन ने अपनी कुर्बानियों से जो भी युद्ध क्षेत्र का अनुभव हासिल किया है उसे एक ऐसी हस्तांतरणीय संपत्ति में बदला जा रहा है जो यूक्रेन को अपने साझेदारों के लिए पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान बना देता है। ट्रॉफी लैब यूक्रेन द्वारा ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया की पराकाष्ठा हो सकता है, लेकिन ये अकेला नहीं है। सिर्फ 2026 में ही हमने जाना है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोन द्वारा शूट किए गए 5 लाख से अधिक घंटों की फुटेज प्रदान की है, जिसे अब AI सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आगे और भी ड्रोन में लगाए जाएंगे। ये फ्रंटलाइन वीडियोस दिखाते हैं कि रूसी हथियारों को कैसे निशाना बनाया जा सकता है, और ये भी जानकारी देते हैं कि रूस कौन सी रणनीति अपनाता है। AI प्रशिक्षण में ये वीडियो सिस्टम को लक्ष्यों की पहचान और बिना मानव हस्तक्षेप के हमला करने की क्षमता देते हैं। यूक्रेन की असली फुटेज खासतौर पर मूल्यवान है। पीटर केंट कहते हैं, आपको हर मौसम, इलाका और अप्रत्याशित स्थिति मिलती है जिसे कोई सिमुलेशन नहीं दोहरा सकता। जो एनेबल्ड इंटेलिजेंस के CEO हैं और अपने काम में फुटेज के इस विशाल भंडार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये ज्ञान यूक्रेन ने युद्ध में आजमाया है, जिससे ये सिमुलेशन और धारणाओं की तुलना में कहीं अधिक कीमती है। हम यूक्रेन की इस क्षमता के भी बहुत सारे सबूत देख रहे हैं कि वो अपने अनुभव को खाड़ी क्षेत्र में एक हस्तांतरणीय संपत्ति में बदल सकता है। अमेरिका द्वारा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने पर ईरान के आसपास के खाड़ी देश ईरानी शाहिद ड्रोन और मिसाइलों के नियमित हमलों का निशाना बनने लगे। ये दोनों हथियार रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यूक्रेन की विशेषज्ञता अब उन देशों के लिए कीमती हो गई है जिन्होंने पहले उसे रक्षा साझेदार नहीं माना था। यूक्रेन ने कतर और सऊदी अरब को ईरानी ड्रोन खतरे से बचाव सिखाने के लिए खाड़ी में 200 से अधिक ड्रोन विशेषज्ञ भेजे। इस प्रयास से यूक्रेन ने 3 खाड़ी देशों, जिनमें पहले बताए 2 देश और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं, के साथ 10 साल की रक्षा साझेदारी की। क्या उन देशों को ट्रॉफी लैब तक पहुंच मिलेगी? शायद। और अगर वे यूक्रेन के सभी पश्चिमी सहयोगियों के साथ इस नए डेटाबेस का पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो रूस को इस बात का सामना करना पड़ेगा कि यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाले हर हथियार को निष्क्रिय करने के लिए एक सचमुच वैश्विक शोध प्रयास उस पर केंद्रित हो जाएगा। ये सब पुतिन की हरकतों का नतीजा है। अगर उन्होंने यूक्रेन पर हमला ना किया होता तो ये जानकारी गुप्त रहती। रूस दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक होने का भ्रम बनाए रख सकता था और किसी को भी इसकी सच्चाई का पता नहीं चलता। रूस की अक्षमता यूक्रेन में 4 साल से ज्यादा की नाकामी से पहले ही दिख चुकी है। अब रूस के इस्तेमाल किए हथियारों से जानकारी निकाली जा रही है और यूक्रेन इसका केंद्र है। रूस फिर जाल में फंस गया है। जितना ज्यादा रूस लड़ता है उतनी ही ज्यादा जानकारी यूक्रेन को मिलती है और उसके साझेदारों के साथ यूक्रेन के गठबंधन उतने ही मजबूत होते जाते हैं। ट्रॉफी लैब अब पुतिन की बनाई तबाही का जरिया बन गई है। ये यूक्रेन के वैश्विक रक्षा उद्योग में एक ताकतवर खिलाड़ी बनने का प्रतीक भी है। युद्ध के अधिकांश समय तक यूक्रेन को एक प्राप्तकर्ता के रूप में देखा गया है। अब वो स्थिति बदल गई है। यूक्रेन को अभी भी मदद मिल रही है, जैसे 18 जून की रामस्टीन बैठक में नेटो देशों द्वारा $4 अरब का वादा। अब यूक्रेन भी उतना ही योगदान दे सकता है जितना उसे मिलता है। यूक्रेनी ड्रोन कूटनीति ने उसे खाड़ी क्षेत्र में समझौते करने में सक्षम बनाया। ट्रॉफी लैब अन्य साझेदारियों के लिए भी प्रेरक हो सकता है, जहां यूक्रेन जानकारी देता है
और सहयोगी हथियार बनाते हैं। ट्रॉफी लैब के उस पहलू से सहयोगियों को रूसी हथियार खुद जांचने का मौका मिलता है, जिससे और भी बहुत कुछ संभव है। शायद ये सहयोगी ही होंगे जो नए विचार लेकर आएंगे और यूक्रेन उन्हें युद्ध के मैदान में बनाकर और परीक्षण करके देखेगा। ये यूक्रेन और उसके साझेदारों का सहजीवन है। पहले जो रिश्ते एक तरफा थे, अब उनमें बहुत स्पष्ट लेन देन है, जिसने यूक्रेन को उन सभी के लिए एक अमूल्य साझेदार बना दिया है जो रूस के खिलाफ उसकी रक्षा में देश का समर्थन करते हैं। और जब बात रूस और यूक्रेन की आती है तो हम देख रहे हैं कि पुतिन का प्रभाव कम हो रहा है, जबकि यूक्रेन का प्रभाव बढ़ रहा है, और ये सब वास्तविक समय में हो रहा है। रूस ने दुनिया भर में अपने प्रमुख सहयोगी खो दिए हैं, जिनमें वेनेजुएला, ईरान और सीरिया शामिल हैं, क्योंकि जिन नेताओं को पुतिन ने समर्थन दिया था उन्हें सत्ता से हटा दिया गया है। अब यूक्रेन का प्रभाव पहले से ज्यादा मजबूत है। जो देश कभी रक्षा में मदद के लिए रूस की ओर देखते थे, अब यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं। पुतिन का युद्ध नेटो को कमजोर करने की बजाय उसे और मजबूत कर रहा है, और अब यूक्रेन इसकी मजबूती के लिए अहम है। पुतिन के सबसे बुरे सपने सच हो रहे हैं, और जैसे ही रूस के हथियारों का पर्दाफाश हो रहा है और यूक्रेन ये सुनिश्चित कर रहा है कि रूस ये भी पता न लगा सके कि इन हथियारों के बारे में क्या सीखा गया है, पुतिन को इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि उनके विभाजन के प्रयासों ने केवल और अधिक एकता को जन्म दिया है। यूक्रेन अब वही है जिससे पुतिन डरते थे। अब नेटो के पास पूरे रूसी शस्त्रागार की चाबियां हैं। रूस का ताजा अपमान शुरू होने के कगार पर है। ट्रॉफी लैब रूसी सेना की नाकामी का ऐसा खुलासा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। रूस को अब तक अपने हथियारों को लेकर बार बार शर्मिंदा होने की आदत हो जानी चाहिए थी। रूस ने अरबों खर्च कर तथाकथित 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर पर काम किया, लेकिन निराशाजनक नतीजों से साफ हुआ कि वो अमेरिका और चीन से काफी पीछे है। Su-57 के बारे में बस बढ़ चढ़कर दावे किए गए हैं, लेकिन ठोस नतीजे नहीं हैं। ये जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि यूक्रेन की ताज़ा घटनाओं पर हमारी रिपोर्टिंग देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।